अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब खैर आफियत से होंगे। वाइवा जो है सीजन स्टार्ट हो गया है फुल अपने जील और जीस्ट के साथ। वेलकम यू ऑल इन दिस सीजन। और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अभी जितनी भी वर्कशॉप होंगी आप लोगों की, बेसिकली दे विल फोकस कि आप आए अटेंड करें। एग्जामिनर मेंटोर जो है किसी एक कैंडिडेट से जो वॉलंटियर होगा वो केस सुनेगा और बाद में फीडबैक दे देगा, लेकिन दे विल बी ओनली एडवांस केस लेवल स्टेप्स जिसमें आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे और आप अपने मेंटोर या अपने एग्जामिनर को फेस कर रहे होंगे। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत जो है आगे की बात है, बिकॉज अभी तो वो ये इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते कि ये वाइवा है क्या, इसको पास कैसे करना है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। फिर 99.9% आपकी वो जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट हो जाती है, बिकॉज एवरीवन इज टीचिंग यू फ्रॉम स्टेप 2। तो ये जो सेशन है बेसिक ये स्टेप 1 है। अच्छा, जो लोग आपको स्टेप 2 से पढ़ाते हैं वो भी ठीक ही करते हैं, बिकॉज दे अज्यूम कि आपने ट्रेनिंग की अच्छी की होगी और ये चीजें तो हिस्ट्री लेना, पेशेंट से कम्युनिकेशन बोलना, तो दे अज्यूम कि आपको आना चाहिए, और देखा जाए तो आपको आना भी चाहिए। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है वो इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली क्राउडेड है हॉस्पिटल्स और सुपरवाइजर भी, तो इस तरह से वो सेशन प्लान नहीं कर पाते, टीचिंग सेशन भी कम होते हैं, तो थोड़ा नुकसान हो जाता है आपका। तो इसलिए मैंने अपने आईएमएम के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया है ताकि वो भी ये सेशन ज्वाइन करें और उनके पास जो 2 साल बच गए हैं जिसमें वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को मैच्योर कर सकते हैं, वो भी कर लें। और जो नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, सूनर वो कहते हैं ना, अपने स्टार्ट तो कर लिया ना, तो दिस इज गुड स्टेप। तो वेलकम यू ऑल हियर। सफर खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसको स्टार्ट करें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि इतना लंबा सफर है, इतना लंबा सफर है, और आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, वो तो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आपने थ्योरी दी हुई है अभी जो 9 फैब को थी और उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं और यू आर फीलिंग लाइक दैट कि अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता और हमने ट्रेनिंग में ये हमें नहीं बताया गया, तो हाँ ये तो जरूरी नहीं है, अभी तो सिर्फ टॉक्स पे फोकस करते हैं, तो ये तो नहीं पास होने वाला। तो ऐसा मत करें, ठीक है। आप अपनी जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखें, और हमेशा जो 99% लोग अगर फेल हो रहे हैं तो 1% फिर भी है जो फर्स्ट गो में पास हो रही है, ठीक है। तो जो लोग वैसा कर रहे हैं आप उनसे सीखें और अपने आप को उन 1% लोगों में ऐड करें। चलें जनाब, ये बिगिनर्स का सेशन है डेडिकेटेड फॉर, बेसिकली डेडिकेटेड फॉर एफसीपीएस रेजिडेंट्स, और सेकंड उनके लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने अभी थ्योरी दी है और उन्होंने वाइवा की तैयारी शुरू करनी है, और ये उन लोगों के लिए भी डेडिकेटेड है जो ये वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो कुछ करेंगे। तो दी वेरी बेसिक सेशन, ये अटेंड करने से कोई आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि कुछ अच्छा ही सीखोगे। तो व्हाट इज बेसिक वाइवा सेशन? वैसे इससे पहले कभी आपने सुना नहीं होगा कि ऐसा कोई बेसिक क्लिनिकल कोर्स भी होता है, लेकिन आई एम टीचिंग यू पीपल फ्रॉम लास्ट 4 years। तो उन 4 सालों में जब मुझे फील हुआ कि बेसिक जैसा कोई कोर्स ही नहीं है, तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि कभी ना कभी मैं कोई ऐसा कोर्स डिजाइन कर सकूं कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। और ये बड़ी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता गया, बड़े मैंने हैक्स यूज किए, निमोनिक्स बनाए, काफी कुछ किया, बट आफ्टर 4 years नाउ आई एम एबल टू लॉन्च दिस बेसिक क्लिनिकल कोर्स। और लेट स्टार्ट, इससे क्या फायदा होगा आपको, ठीक है। तो जो आईएमएम के बच्चे हैं उनके लिए ये है कि आपने 20 केसेस जो है ना अपने, उन पे आपकी क्लिनिकल ग्रिप होनी चाहिए विद इन दीज 2 years जो आपके पास बच गए हैं। बिफोर दिस यू विल अपीयर इनटू योर एफसीपीएस पार्ट 2 थ्योरी। तो इसके लिए आप अभी से अपनी फाइल्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दें,
छोटी सी टिप है सिर्फ IIM के लिए। बाकी कुछ और अच्छी बातें हैं कि अपने आप पे यकीन रखें, किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है और ना ही डिप्रेस होने की जरूरत है। लोगों से इंस्पायर हों जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे लर्न करें और ये देखें कि वो ये कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा दिन आपका ना गुजरे जिसमें आपने कुछ नया नहीं सीखा। मेक अ कमिटमेंट फ्रॉम योर सेल्फ राइट टुडे। ये आपने करनी है। ये अब अपने फैमिली सफर हो रही है, आप खुद सफर हो रहे हो, 4 साल की वो जो ट्रेनिंग है इतनी डिफिकल्ट वो कर रहे हो। तो whether you are resident or you have done your training or doing any other MO job, जहाँ भी हो लर्निंग के जिस भी फेज पे हो, हर दिन you have to make commitment with you कि आज कुछ नया सीखना है। बस छोटी सी अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करूंगी। I was when I was preparing for my FCPS 2 clinical exam, तो I was living in Peshawar। मुझे पश्तो आती नहीं थी, तो मुझे रोज क्लिनिकल कोर्स की तैयारी के लिए होली फैमिली या पिम्स आना पड़ता था 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद। और जब सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी तो फिर मैं ये सोचती थी कि जो इतनी मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो जब मैं वापस आऊंगी तो मैं कुछ नया सीख के आऊंगी। मतलब ये आज का दिन मैंने किसी कीमत पे जाया नहीं करना। डू नॉट लेट एनी डे विदाउट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और वो जो मेरी जिंदगी के 20-25 दिन थे वो बेहतरीन दिन थे। मुझे बहुत फिजिकल पेन तो था, लेकिन मोटिवेशन भी थी कि इफ आई एम गिविंग दैट मच सेक्रीफाइस, मैं जरूर कुछ ना कुछ लर्न करूंगी। और मैंने ऑब्वियसली जो थे वो लर्न भी किया, अच्छे मेंटर्स भी मिले, लोग अच्छे मिले। तो ये भी आज आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है, वेदर यू आर डूइंग ट्रेनिंग या अभी पार्ट 2 की थ्योरी देके बैठे हो, तो ये जो आपकी कुर्बानी है ना, ये रायगा नहीं जानी चाहिए। अगर कोई दुनिया में कोई काम कर रहा है ना, तो आप भी ये कर सकते हैं। मेरे अब्बू ने मुझे बताया था। अब मैं एक पेरिफेरी से थी, मुल्तान की भी पेरिफेरी में मैं रहती थी। और हमारे तो सिटी में तो कोई कॉलेज में कोई टीचर नहीं होता था, एकेडमिक्स तो दूर की बात है। और बाय ओन आई एम जस्ट स्टडिंग। तो मैं देखती थी लोग मुल्तान जा रहे हैं, लोग लाहौर जा रहे हैं, किप्स का ट्रेंड थे। और दिल में तो ख्वाहिश थी कि कुछ करना है जरूर। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि अगर दुनिया में कोई भी बच्चा कुछ कर रहा है ना, तो बेटा तुम भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जितने हमारे पास दिन है, टाइम है, घंटे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ने हमें दी है, वी कैन मेक हम यूज देम इन बेस्ट वे। और फिर वो अब्बू की बात थी, वो आज तक दिल में है कि अगर दुनिया में कोई कुछ कर रहा है ना, तो आप भी वो कर सकते हो। वही मैंने बोला है ना, डू नॉट इम्प्रेस। आप देखेंगे वो कैसे कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम देम एंड दैट्स इट। तो अपने आप को कभी डिग्रेड नहीं करना, मिजरेबल नहीं फील करना कि भाई मेरे साथ तो हालात बुरे हो गए, मेरी शादी हो गई, मेरा ससुराल नहीं अच्छा, मेरा बंदा नहीं अच्छा, मेरे तो बच्चे हो गए, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती। मतलब सारे मसले सबके साथ है, एवरीबडी। हम सब 99% फीमेल्स ही हैं, हम सबके साथ ऐसा है। तो इन्हीं में हमने सर्वाइव करना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करें, पैथेटिक ना फील करें। और ये जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव गॉसिप्स हैं, इनसे दूर ही रहें। ठीक है, और आप भी करोगे। अगर कोई कर रहा है, कोई अगर आपको पढ़ा रहा है ना, तो वो भी इंसान है, आप जैसा ही है ना। उसी ने भी इन चीजों में स्ट्रगल किया, सरवाइव किया, आप भी करो, सीखो उनसे। सर्कमस्टांसेस जो है ना बच्चों सबके साथ ही एक जैसे होते हैं। ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, या तो इतना स्ट्रांग बनाओ कि डू इट अलोन। आई डिड इट अलोन। ठीक है, सफरिंग तो थी काफी। या इफ यू कांट डू इट तो आस्क फॉर हेल्प, रिस्पेक्ट योर टाइम। बाय एनी मीन प्लान कर लें कि ये जो 4 साल की ट्रेनिंग है ना, ये 4 साल की हो, ये हमारे लिए वो 10 साल की ना हो। यू माइट हैव हर्ड, लोगों से सुना होगा कि एक थ्योरी नहीं पास होती है अव्वल तो, जब वो पास हो जाती है तो फिर टॉक्स और वाइवा में आप तंग होते हो। तो वो 4 साल की जर्नी नहीं बनती, वो लमसम कोई एवरेज बच्चे के लिए 6-7 साल की जर्नी तो एवरेज है। और वो आप थोड़े से अपने आप नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप रह रहे हो, तो वो जर्नी जो है ना 10 साल की हो जाती है। और कुछ लोगों के लिए तो ये जर्नी नेवर एंडिंग है। आपने ऐसा नहीं करना, सबके लिए सिचुएशन सेम है। इन्हीं से जो है ना, वो कहते हैं ना, मुश्किलें मुझे पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ठीक है, तो बस मेडहोम मेडहोम का मिशन यही है कि आपको क्वालिटी नॉलेज दे, आपको एग्जाम फोकस प्रिपरेशन कराए,
मिनिमम स्टडी स्टफ से आप मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट्स दूर हो। आपको करियर सपोर्ट मिलेंगे। मैंने नया इंट्रोड्यूस कराया है कि FCPS और MRCG ट्विन एग्जाम्स, आई विल डेफिनेटली मेक दीज टू एग्जाम्स ट्विन एग्जाम्स इन पाकिस्तान, बिकॉज मेरी जिंदगी में और कुछ करने को नहीं है। मैं घर में रहती हूँ, मैं ऑनलाइन पेशेंट देखती हूँ और बच्चे पालती हूँ, और बस ये FCPS ही है मेरी जिंदगी। आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि ये ट्विन एग्जाम्स होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MRCG, और जब मेरा बैच, जो भी मेरा MRCG का बैच 1 स्टार्ट हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 40-45 लोग हैं इसमें, एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कि हम 40 या 45 लोग जो हैं पार्ट 3 तक जाएंगे, और हम पाकिस्तान में ये जो MRCG है वो विल मेक इट टू मच कॉमन एंड टू मच ईजी, ताकि आप लोगों के लिए जो है आपको करियर सपोर्ट मिले, आप जो है स्किल्स इंप्रूव हो, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आपको बाहर भी पाकिस्तान से अपॉर्चुनिटीज मिले। तो गायनी इज पैशन। और ये IMM के लिए तो आई विल स्टार्ट, अभी तो खैर इसका मौका नहीं है, सेशन का जो प्लान है वो समथिंग एल्स है, बट IMM के बच्चों के लिए ये है कि राइट फ्रॉम इन्हीं 4 सालों में आपने पढ़ना ऐसे है कि यू विल डू नॉट ओनली FCPS बट जब आप पार्ट 2 दे रहे होंगे तो यू विल डूइंग योर MRCG 3। However, मेरे होम में जीरो टॉलरेंस है फॉर गॉसिप्स, फॉर नेगेटिविटी, फॉर फ्रस्ट्रेटेड चैट्स, ठीक है। वी डिलीवर ओनली पॉजिटिव वाइब्स। तो ये आपके ट्विन एग्जाम्स होंगे इंशाल्लाह, कभी फिर इसको प्लान करूंगी बताना। तो हाँ ना, तुम सारे चुप करके बैठो अभी चीची शुरू हो जाएगी। कोई नहीं, मैं लॉग कर रही हूँ, सुनो भी मुझे। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो फिर लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है। भाई मैं घर से प्रैक्टिस कर रही हूँ करंटली। अच्छा, टुडे सेशन बेनिफिट्स ये हैं। मैंने स्टार्ट तो अल्लाह ने बस इज्जत दी है, मैंने स्टार्ट तो बहुत स्क्रैचेस से किया था 4 साल पहले। तो लोगों को पता नहीं था ऑनलाइन ट्यूशन, और वैसे इसको बुरा समझा जाता था कि FCPS के बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे, ये तो वही बेबी बच्चे हैं, ये वो। हर उम्र पे आपको जरूरत होती है मेंटोर की, अच्छे कोलीग्स की, किसी समझाने वाले की। तो अगर आपको मिल रहा है तो अभी तो बेनिफिट है आपके लिए। और अब तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड के वो कहते हैं ना, दिए से दिया जल रहा है। बहुत खुशी होती है कि इतने लोग हेल्प कर रहे हैं, और नो इज हेल्प अवेलेबल इन पाकिस्तान। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ओके, टुडे सेशन बेनिफिट जनाब ये हैं। हाँ, मैं कहाँ थी, मैं क्या करूँ। अच्छा, मैंने स्टार्ट तो स्क्रैचेस से किया था, बट राइट नो मेरे पास मेरा प्लेटफॉर्म है जिसमें 400 OBG कंसल्टेंट्स हैं, जिसमें से 399 मेरे स्टूडेंट्स हैं जो FCPS जिन्होंने IMM मेरे साथ किया, जिन्होंने पार्ट 2 की थ्योरी मेरे साथ किया, जिन्होंने FCPS भी मेरे साथ पास किया, एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली 400 पीपल। 400 लोग। मैं किसी को बताती भी हूँ ना कि मैंने 400 लोग मेरे साथ पास हुए हैं, तो nobody believe how it is possible, but you will see this is possible। और एविडेंस बेस्ड बात है, उनके रिजल्ट्स, फीडबैक्स, उनके पास केसेस मेरे पास सेव हैं, यू विल लिसन देम, और आई विल शो यू वेयर दे आर। आई डिड प्लेटफॉर्म पे, और अभी तक हम रोज कोई ना कोई एक्साइटिंग केस डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम लर्निंग उसी प्लेटफॉर्म पे होती है। मैं जो आज आपको वाइवा पढ़ा रही हूँ, तो ये हम 400 लोग हैं जो एफर्ट कर रहे हैं, जो डेली 5-6 वो मनहूस किस्म के प्राइवेट केसेस अपने डिस्कस करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं, और घर बैठे बैठे जो है, इवन आई एम नॉट अटैच्ड विद अ बिग हॉस्पिटल, वी आर लर्निंग। तो लर्निंग के लिए ना कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस की जरूरत नहीं है, कहीं भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने तो एक मोबाइल से स्टार्ट किया था जिसमें कोई स्पेस भी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि यू कैन डू एनीथिंग। दुनिया में कोई भी कुछ कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। इन लोगों से दूर रहेंगे बस, वैसे नेगेटिव जो होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि अभी 4 साल पहले OBG की लाइफ क्या थी और अब क्या है, और अगले 4 सालों में यू विल सी कि मैडम ने OBG की लाइफ पाकिस्तान में कितनी इजी और एक्सलेंट कर देनी है। अच्छे सेशन हाईलाइट्स हैं कि हम ये जो हमारा वाई जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें टाइम एंड मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। नोबडी टीच यू एक्चुअली। ये भी 4 साल लगे हैं इसको मैं प्लान करने में कि कैसे बनाऊं इस एग्जाम को इजी। आपका बैग पैक कैसे हो, वो एक फौजी नहीं होता जिसके जो हथियार से लेस होता है, तो एक जो पार्ट 2 का कैंडिडेट होता है या जो FCPS का रेजिडेंट होता है ना, उसको भी अपने हथियारों से हर वक्त लेस होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस मैं बताऊंगी, देन आई विल गिव यू हाउ यू विल प्रिपेयर योर फाइल्स। हिस्ट्री के स्केचेस हैं, इस ये जो हिस्ट्री के स्केचेस हैं ना, लिटरली
आई टुक, ये आपको देखने में बड़ा इजी लगेंगे, ये तो बड़ा इजी है भाई, बट इट लिटरली आई टेक 4 years टू डिजाइन देम, 4 years टू डिजाइन देम. ओके, communication with angry and non-cooperative patient and time saving hacks. In this session you will learn. ओके, तो ये आपका, आपके बैग में, वो कहते हैं ना फौजी के बैग में क्या होना चाहिए, तो ओब्स केसेस के लिए फिटोस्कोप होनी चाहिए, ठीक है. डेटिंग स्कैन के लिए वो डेटिंग कैलकुलेटर होना चाहिए. बट डू नॉट ट्रस्ट एट दिस, डू नॉट ट्रस्ट एट दिस. कुछ बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने इसी पे ट्रस्ट किया, और कि उनको तो LMP निकालनी नहीं आती डेटिंग स्कैन वाले कैलकुलेटर के बगैर, और एग्जाम में कुछ पास औकात, हर दफा नहीं होता, कुछ सेंटर पे अलाउ नहीं होती कोई भी चीज, हर चीज वो खुद प्रोवाइड करते हैं. तो फिर जब जिसको LMP निकालनी नहीं आती बाय इट्स ओन, वो तो गया ना. ये है, ये ठीक है, ये गैजेट्स एंड टूल है, इन पे भी ट्रस्ट करें, बट अब वो जो अपने हाथ से निकालते हो ना LMP की DOP, वो भी काम साथ के साथ रखें. BMI खुद से निकालना भी आना चाहिए, अगर आपके पास BMI स्केल नहीं दे रहे वो, ठीक है. मेजरिंग टेप लॉन्ग होनी चाहिए, पेशेंट छोटा बड़ा भी हो जाता है, फंडल हाइट के लिए ना लें, पेशेंट की तो हाइट भी मेजर करनी है, ठीक है. वैज लें, वैज मतलब कोई भी डिग्निटी शीट हो जिसको आप लेफ्ट लेटरल, जब भी PA करें ना आदत बना लो, मरीज को लेफ्ट लेटरल या लेफ्ट टिल्ट जरूर होनी चाहिए. दिस इसके हिडन मार्क्स होते हैं. और अभी MCPS का रिजल्ट आया है, 1 हफ्ता हो गया है. मुझे एक बच्ची ने फीडबैक दिया कि मैम आपने हर चीज बड़े अच्छे से बताई, थैंक यू, पास भी मैं हो गई, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ JVP मेजरमेंट के लिए बच्चों के ना बैग में डलवा दें. मुझे बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मेरी पेशेंट एनीमिक थी और सवेरे एनीमिया था. उन्होंने बोला JVP चेक करो, तो मैंने वो जो JVP के लिए 2 फुट्टे लेके जाते हैं, मैं नहीं लेके गई बिकॉज आपने नहीं बताया था. तो ठीक है भाई, ये भी लेके जाने हैं. गाइनी स्पेसिफिक में आपके पास पेप्समेयर किट होनी चाहिए भाई. स्पेसिफिक ये ना आपने वो रखनी है जो आप यूज करते हो, वही लकड़ी वाली. तो वो फैंसी किस्म के स्पैचुलास ना लेके जाना, क्योंकि तुम्हें आते तो है नहीं इस्तेमाल करने, पर एग्जाम में भी नहीं कर पाते. एग्जाम में तो द वे यू टुक का फोर्सेप या कोई भी चीज, उस आपका जो अंदाज ही बता देता है कि ये कितनी दफा जिंदगी में उठाया इस बच्चे ने. वो जो एग्जामिनर होती हैं, दे आर नॉट ओनली एग्जामिनर, वो ये समझो वो तुम्हारे रिश्ते देखने वाली आंटियां हैं, वो तुम्हारी हर चीज देख रही होती हैं, ठीक है. चाय बनाई कैसे है, चीनी कैसे है, रखी कैसे है, इसने कितनी दफा बनाई होगी, हर चीज भांप जाती है. तो वहां कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है. अगर पहली दफा कोई फैंसी पेप्समियर वाली किट यूज करोगे तो वहां नहीं चलेगी. आई विल टेल यू लेटर ऑन इंसिडेंट एट दिस. ओके, ग्लव्स अपने साइज के रखो. वहां जो रखे होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं. मेरा साइज 6 नंबर आता है, वहां नहीं थे, शुक्र है मैं खुद ही लेके गई हुई थी. तो जब इतने बड़े बड़े ग्लव्स हाथ में डाले हुए होते हैं, क्या खाक फाइंडिंग फील महसूस करोगे? कुछ नहीं होता, फिर धप्पड़ धप्पड़ होती है. HB स्टिक लेके जानी है, लेडो की जेल लेके जानी है, ये जरूर लेने देना. जो तुम उठाते हो ना टर्शरी केयर में ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, वो 2 नंबर होती है, उससे मरीज का पेट नहीं जाता, तो खरीद लो. ये पॉप क्यू ग्रेड में बताऊंगी आप लोगों ने कैसे बनानी है, और ये बनानी है. कुछ 1-2 प्रोफेसर को बड़ा शौक होता है, तो फिर फंस जाते हो. सैनिटरी पैड रख लें, पेशेंट ब्लीड कर रही है तो जब आपने बाई मैनुअल कर लिया तो क्या वो गंदा पैड दोगे उसको, या उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही और आप पोलिप था और आपने उसको छेड़ दिया और ब्लीडिंग हो गई, तो फिर क्या करोगे? तो ये रखना है आपने. लीकिंग वाले पेशेंट को भी देना है, क्योंकि आपने लीकिंग, अगर वो कह रही है लीकिंग है मुझे, तो ऑब्वियसली एग्जाम में ओब्स के पेशेंट की स्पेकुलम बाई मैनुअल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. तो जस्ट व्हाट यू कैन सू, अगर आप सिर्फ बलवा देख सकते हो कलर के लिए, डिस्चार्ज के लिए, या उसका पैड देख सकते हो, तो अगर कोई पेशेंट शुरू में बता दे लीकिंग है तो उसको उसी वक्त पैड दे दो, ताकि जब आप एग्जामिनेशन कंप्लीट करो तो पैड देख लो कि वाकई लीकिंग है और कोई कोरियो के हालात तो नहीं है, इससे कोई गंदा सा पस्सी डिस्चार्ज. जनरली जो है ना, मास्क सैनिटाइजर लेके जाना है, मरीज को भी देना अगर आप उसके पास नहीं है, और अपने आप को भी सैनिटाइज करना है और मरीज को भी करना है. क्लिप बोर्ड लेके जाना है, इस पे चिपका दो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, रमजान आया कब आया था और शबान कब आया था और कुंडे कब थे. स्टॉप वॉच बहुत जरूरी है. इसी स्टॉप वॉच की वजह से कुछ बच्चे मेरे पास हुए हैं, टाइम उनका जो है, क्योंकि घड़ी में जब देखते हो तो लगता है कि 1 मिनट पे थी, चलो पहले शुरू कहाँ से हुआ, वो फोकस नहीं होता. स्टॉप वॉच में पता होता है कि 10वां मिनट चल रहा है, 20वां मिनट चल रहा है. वेट मशीन भी अच्छी आदत है. बहुत सारे बच्चे BMI नहीं लेते, अगर नहीं लेते लेके जाते वेट मशीन. BP अपरेटस कोई फैंसी नहीं चलेगा, जो आपका अपना है, जो यूज होता है वो लेके जाएं. डिजिटल ना लेके जाएं. स्टेथोस्कोप
ऐसी हो कि कोई फिटल हार्ट रेट सुनाई दे, वो जो घटिया सी मिलती है ना लेके जाया करो वो। ठीक है ड्रामेबाजी तो फिटोस्कोप से तुम लोग कर ही लोगे, लेकिन नहीं मिलते फिटोस्कोप से फिटल हार्ट रेट, तो फिर उसके बाद आप एक दफा रखने के बाद आप कह दो मैडम कैन आई यूज इट स्टेथोस्कोप, क्योंकि फिटल हार्ट रेट स्टेथ से ही मिलते हैं अक्सर लोगों को, इंक्लूडिंग मी। मैंने तो स्टेथ से लिए थे, मैंने उनसे पूछ लिया था मैडम स्टेथ फिटोस्कोप से नहीं आ रहे, स्टेथोस्कोप से ले लूं, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, मैंने ले लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेथ ही लेके जानी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिटोस्कोप भी पागल होना है। ठीक है, थर्मोमीटर अच्छा हो, मेरी एक पेशेंट को सेप्टिक मिसकैरेज आया हुआ था और थर्मामीटर वो उसने 2 नंबर लिया हुआ था ड्रामेबाजी के लिए, तो उसने 99 का फीवर पिक नहीं किया और नहीं से वो पकड़ी गई। टंग डिप्रेशन ले जाएं क्योंकि मरीज का गला भी खराब है और कोविड भी चल रहा होता है। नॉर्मल से लाइन फॉर ड्राई सर्विक्स का भी जब आपको लेना पड़ता है ना ड्राई वॉल्व से सर्विक्स से, पैप्समेर तो आता नहीं है, यू कैन सोक इट विद नॉर्मल से लाइन। टॉर्च लें, हैमर लेके जाएं, हैमर आपके रिफ्लेक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 शीट्स लें मरीज को कवर करने के लिए। बिस्किट्स भी ले जाओ अपने लिए भी, और एक पेशेंट डायबिटिक है उसके लिए भी। मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ था एक दफा, मेरी पेशेंट डायबिटिक थी और आई वाज एग्जामिनिंग हर, और थी तो वो कोई वर्कशॉप ही, शुक्र है मेरा केस नहीं था, लेकिन उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे पास बिस्किट्स थे तो मैंने उसे खिलाए, तो वो थोड़ी तो बेहतर फील हुआ उसको, क्योंकि उनके लिए सडन ग्लूकोज जरूरी होता है। टिश्यू पेपर और ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये चीजें अपने बैग में रख लो। ये एक वो कहते हैं ना सिपाही का, वो लड़ने जा रही हो ना फौज में तो ये तुम्हारे हथियार है। ओके ओके चलो फिर ये तो आपका वो कहते हैं ना, आप एक सिपाही हो, अब एक जंग पे हो और ये जंग से सब कुछ लेस हो गए हो। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल के लिए टिप्स ये हैं कि कुछ लोग ऐसे ही हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग अभी जॉब पे भी हैं, फिर प्रैक्टिस वाइवा भी तैयारी करनी है। जैसे आईएमएम रेजिडेंट्स हैं, ओपीडी जा रहे हैं और साथ में वो देख भी रहे हैं, तो एग्जाम को कैसे करना है। अगर आप पूरे दिन में 20 मरीज देखते हो, इफ यू आर वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट, ये गायनी ओपीडी में स्पेसिफिकली, तो 2 मरीज ऐसे जरूर देखो जिनको आप एग्जाम वे में अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि हर मरीज से तो ऑब्वियसली 10-15 मिनट नहीं देते ना, 200-300 का तो ओपीडी होता है। तो 2 मरीज डेली लाइफ में, आईएमएम रेजिडेंट्स, एफसीपीएस रेजिडेंट्स, एमएस रेजिडेंट्स हैं, चाहे आप एफसीपीएस रेजिडेंट्स हैं, अगर अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या कहीं मेडिकल जॉब कर रहे हो और आप कहते हो बहुत सारे मरीज हैं, इतना तो हम देख ही नहीं सकते हर मरीज को एग्जाम पे में, तो चले 1 मरीज 2 मरीज रोज देख लें। मैंने बोला ना रोज अपने आप से कमिटमेंट करें कि कुछ नया जरूर करना है ना। तो अब तुम देख रहे हो 20-25 मरीज, तो ना देखो ना उसको खोतों की तरह तो 2 भी देख लो अच्छे से, जैसे एग्जाम देने करने हैं तुम्हारी, आगे ही काम आएंगे ना। अपने हाँ जा सकते हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करें आप गैजेट्स के साथ, ईडीडी निकालने के लिए कैलकुलेटर पे फोकस हो, एक कापी पेंसिल से भी गायने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो गैजेट फ्री प्रैक्टिस पे भी फोकस करें। ठीक है, स्पेसिफिकली बीएमआई निकालना आता हो और डीओपी निकालनी आती हो, इससे बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं लोगों की, जो एग्जाम है वो फेल हो जाते हैं लिटरली। ईडीडी ही नहीं निकल पाती, पूरे केस में बैठे रहते हो और एग्जामिनर आपको देख रहा होता है और आप उस एग्जामिनर को देख रहे होते हो, और बीएमआई नहीं निकल रहा होता। ये ऐसे बीएमआई चार्ट है, तो आता है यूज करना वेल एंड गुड, और नहीं आता तो आई विल टेल यू कि इसके हैक्स हैं। ये क्लिपबोर्ड तो ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लो कि रमजान शुबान, क्योंकि जब आप ईडीडी निकालते हो ना तो मरीज को एलएमपी याद नहीं होती अगर इंग्लिश मंथ्स के हिसाब से। वो कहेगा रमजान में आई है, तो फिर सोचो कि रमजान कब था, फिर पता होना चाहिए ना रमजान 13 दिसंबर को था, तो वहां से फटाफट निकल आएगी। ठीक है, ओके तो ये जरूर रख लेंगे। स्टॉप वॉच, आई लव दिस स्टॉप वॉच। इसमें देखे ना पता है 10 मिनट गुजर चुके हैं, आपके पास 30 मिनट है शुरू में परफॉर्म करने वाले, आपको पता है कि आप 15वें मिनट पे एचओपी ले रहे हो, आपने एग्जामिन नहीं किया, तो आप खड़े हो जाओ, एग्जामिनेशन शुरू कर लो। आप 25 मिनट हो चुके हैं तो छोड़ दो मरीज की जान और एग्जामिनर से इन्वेस्टिगेशन मांग लो। तो ये स्टॉप वॉच बहुत हेल्पिंग है। इसके साथ वो गले में एक पट्टा होता है और बांध लो, डाल लो और यही लो बस। ओके, important cases, less important cases and luck
अच्छा, इंपॉर्टेंट केसेस तो कर लिए मैडम ने, लेस इंपॉर्टेंट केसेस नहीं बताए, तो ये हमारी लक है। नहीं, मैडम बता रही हैं आपको कि कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट्स हैं कि कोई भी गायनी ओप्स का केस आ जाए, आप एग्जाम में पास हो सकते हो, बिलीव मी। स्टिक टू बेसिक प्लान, आई विल टेल यू। चले, मैं थोड़ा आपको टाइम दे दूं गप्पों का। जी, कोई मसला मसाइल अभी तक? कोई मसला? जब बस बोलती जाओ। जी, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू पीपल अनम्यूट योरसेल्फ? जी हिना, आबदा, अदीला। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू रखें? हाँ कोई जी। इनको देना? ओके। तो ये जनाब आपके ना इम्पोर्टेंट केसेस हैं। डायबिटीज, ये डायबिटीज से मुराद है कि बैड ओब्स भी हो गया, ठीक है। इससे मुराद है आईओडी भी कवर, इससे मुराद है पोली भी कवर, और इससे मुराद है एनॉमलीज भी कवर, और इससे मुराद है इनफर्टिलिटी भी कवर। इससे मुराद ये है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस भी कवर। तो डायबिटीज जो ना, जैसे मैं आई विल टेल यू कि पूरे गायनी में ना दो केसेस हैं, एक है इनफर्टिलिटी और एक है प्रोलैप्स। जिस बच्चे ने ये दो केस तैयार कर लिया वो उसकी पूरी गायनी तैयार, क्योंकि इनफर्टिलिटी में सारा मेनोरेजिया, एमेनोरिया, सेकेंडरी मेनोरिया, मीनोपाज, मैस एब्डोमेन सब आ गया, और बाकी प्रोलैप्स बच गया। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ ना, डायबिटीज में दो केसेस हैं, तो वो है डायबिटीज। जब डायबिटीज आ गई ना, उसमें हाइपरटेंशन भी आ गई, क्योंकि हाइपरटेंशन डायबिटीज का बाय प्रोडक्ट है, दोनों के सेम रिसेप्टर है। तो दूसरा केस है एनीमिया। बस ये चार केसेस कर लो पूरी ट्रेनिंग के दौरान, और बाकी सारा कुछ चाहे थ्योरी पास करके कर लो, नोबडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम। तो ये एनीमिया आ गया। प्रीवियस कार कॉमन बहुत है, फिटल एनॉमलीज हैं, ठीक है। और लेस कॉमन केसेस में जो है, मैं बताता गया, हाँ उड़ गया। लेस कॉमन केसेस में कार्डियक, थायराइड, ट्विन जॉन्डस ब्रीच, लेकिन आप देखेंगे कि ये भी कवर हो जाते हैं आपके ना बैड ओब्स के साथ। थायराइड कवर हो जाता है बैड ओब्स के साथ, आईयूजीआर के साथ कार्डिक कवर हो रहा होता है, एनीमिया के साथ कार्डिक कवर हो रहा होता है, इसकी क्लोज डीडी है कार्डिक एनीमिया, है ना। ट्विन और पोली के साथ कवर हो रहा होता है। तो फिर भी अगर लक पे ना जाओ ना, ये इंपॉर्टेंट केसेस तुम्हें लगता है कि हम हमारे पास टाइम कम है, हम कर नहीं पाएंगे, तुम फिर भी कर सकते हो ये, ठीक है, अगर तुम थोड़े से भी क्लिनिकली स्मार्ट हो। अच्छा, तो ये थे ओब्स के केसेस। अब ये गायनी के, मैंने बोला दो ही केसेस हैं गायनी में, एक है एक है प्रोलैप्स और एक है इनफर्टिलिटी, बाकी सारे इसी के डिराइव्ड हैं। मैस एब्डोमेन वही, इनफर्टिलिटी में फाइब्राइड आ गया, डीनो अडिनो एंडोमेट्रियम में आ गया, ये हो जाएंगे कवर, टीओमेसिस आ गए। और इनफर्टिलिटी में अगेन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एनोरेटिव डिसऑर्डर्स, पीसीओ, सारा कुछ कवर हो रहा है। बट अगर मैं इंडिपेंडेंट कहूँ तो मैस एब्डोमेन इंपॉर्टेंट केस है, फाइब्राइड ओवेरियन सिस्ट कवर हो जाता है, पीएमबी के साथ सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और कैंसर्स भी आधे कवर हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में भी पीएमबी होती है, एंडोमेट्रियल में भी पीएमबी होती है। ओवेरियन ही बच गया, थोड़ा सा रेयर है। प्रोलैप्स और वॉल प्रोलैप्स है, सब फर्टिलिटी है, इसमें चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, ठीक है। और ये एक ही इसको मैं लेती हूँ। फिर HMB AUB, बेसिकली HMB AUB भी PMB के साथ ही कवर हो रहा होता है। तो कहने को तो ये काफी केसेस बन गए, बट अगर ब्रॉडली मैं कहूँ ये दो ही केसेस हैं, इनफर्टिलिटी एंड प्रोलैप्स। और लेस कॉमन में GIT एंड रिकरेंस इमरजेंसी। आई एम अमेज्ड, ये इस दफा पता नहीं क्या हुआ है, MCBS के बच्चों को उन्होंने रिकरेंट मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर और रिकरेंट मैलिग्नेंट GIT कैंसर दिए हुए थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों एग्जाम। तो लेकिन फिर भी अगर स्टिक टू बेसिक कंपोनेंट रहोगे ना, तुम ये भी कर लोगे। प्राइमरी मेनोरिया थोड़ा कम आता है बट आ सकता है, सेकेंडरी मेनोरिया कम आता है, प्रोलैप्स ये जो VVF है ये कम आते हैं, एक्टोपिक मोलर कम आती है। लेकिन अगर कम भी आती है और आप ही वो बदनसीब, वो कहते हैं ना, वही स्टूडेंट हो जिसके साथ ये होना है, आप फिर भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट, बिलीव मी। लेट्स सी वी विल डू, हाउ वी विल डू इट। ओके, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फिर टाइमिंग क्या है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो ओब्स के केसेस में
यूजुअली जो कहा जाता है, ये तो हर बच्चे की अपनी प्रैक्टिस है। सम टाइम एक केस इतना बुरा होता है कि 20 मिनट में हिस्ट्री ले रहे होते, एग्जामिनेशन 2-3 मिनट में हो जाता है। वेरिएशंस तो हैं, बट एक स्टैंडर्ड यही कहा जाता है कि 11 मिनट में हिस्ट्री लेके उसमें से रिस्क फैक्टर्स को बोल्ड कर लें, 11 मिनट में एग्जामिनेशन कर लें, और 8 मिनट में 4 मिनट में समरी, हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन कर लें। मतलब पहले तो इन्वेस्टिगेशन पूछ लें और फिर जो 4 मिनट पूछे हैं उनमें अपने आप को क्या कहते हैं ना, कंपाइल कर लें कि मेरा पेशेंट ये है, उसके रिस्पेक्टेड ये है, समरी ये है, एंड दैट इज माई प्रोविजनल डायग्नोसिस। तो ये सारा काम जो है ना पहले 30 मिनट में होता है। यूजुअली बेल भी बजती है कि बेल बजती है, ऑब्वियसली बजती है कि आपका पूरा एग्जाम होता है 1 घंटे का। आधे घंटे में या 30 मिनट में आपने कुछ करना होता है पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, कि उसको हिस्ट्री लिया, एग्जामिन किया है, और जो एग्जामिनर है उससे इन्वेस्टिगेशन पूछी है। ये सारा काम आधे घंटे में करना है। उसके बाद बेल बजेगी और फिर आप बैठे होंगे टेबल पे, और टेबल के सामने 2 एग्जामिनर होंगे, आप उनके सामने बैठे होंगे, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि ये आपने हिस्ट्री पे क्या पूछा, क्यों पूछा, इन्वेस्टिगेशन पे क्यों पूछा, और आपका वाइवा चल रहा होगा ना, टेबल वाइवा। तो शुरू के 30 मिनट में आप मरीज के पास हो, ठीक है, ऐसा कहा जाए। हालांकि उसमें भी 5 मिनट में आप टेबल पे बैठ गए और आपने इन्वेस्टिगेशन पूछ ली है, तो जो आपका वाइवा शुरू होगा ना वो अगले 30 मिनट में शुरू होगा, ठीक है। तो गायनी में आपने जो है ये 7 और 4 मैंने बोला होगा, इससे मुराद ये है कि गायनी में ना आपने 7 मिनट में हिस्ट्री ले लेनी है, बाकी 4 मिनट संभाल के रखने हैं, आपने एग्जामिन करना है। देखिए ना, एक मरीज आई है, वो कहती है मुझे तो 6 महीने से मैस एब्डोमेन है, मुझे तो भूख नहीं लग रही, मैं तो कमजोर होगी, मैं हालांकि आराम से बैठी हुई है, कुछ नहीं कहेगी वो, है ना, आपको लग भी रहा है ये तो मेलिग्नेंसी नहीं है, और बोल ऐसे रही है कि मेलिग्नेंसी है, या वो कुछ कहेगी कि मेरे नीचे से कुछ बाहर आता है, इट कुड बी प्रोलैप्स, इट कुड बी पोलिप। तो कुछ समझ नहीं आ रही है आप 7 मिनट तक, तो फिर आप 4 मिनट भी बर्बाद ना करो, उठ जाओ उसके पास से एग्जामिनेशन कर लो। मेलिग्नेंट मास होगा तो नजर नहीं आ जाएगा, एसआईटीज और वो इरेगुलर मार्जिन, फिक्स्ड लिम्फेडेनोपैथी, ऑब्वियसली जो मेलिग्नेंट मैस है वो तो एग्जामिनेशन पे पिक करोगे। या अगर वो कह रही है मुझे नीचे से कोई जिस्म बाहर आ रहा है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये प्रोलैप्स है, ये पोलिप है, तो जो अपने 4 मिनट थे वो संभाले हुए हैं ना, पहले एग्जामिनेशन कर लो, एग्जामिनेशन किया है तो प्रोलैप्स सामने नजर आ जाएगा ना, और पोलिप भी सामने आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन करने के बाद फिर 4 मिनट में पूछ लो उससे, प्लान डिस्कस कर लो। पर तुम क्या करते हो, तुम वो 15 मिनट तक उससे गप्पे मारते रहते हो। अच्छा, जिसम बाहर आता है, पूरे प्रोलैप्स की हिस्ट्री लेके जब एग्जामिन करते हो तो कोई प्रोलैप्स नहीं होता। पूरे 15 मिनट उससे मेलिग्नेंसी पे सीटी, ट्यूमर मार्कर और उससे कीमोथेरेपी का प्लान डिस्कस करते रहते हो, और जब एग्जामिन करते हो तो एक स्मूथ प्यारा सा गोल मटोल मैस होता है जो इधर उधर हिल रहा होता है, और एडेनक्सा क्लियर होते हैं, दैट इज फाइब्राइड, और कोई साइटीज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। जब आप गायनी में, मेरी बात याद रखें, आपने 5-6 मिनट के बाद उठ जाना है, एग्जामिनेशन करना है, और बाकी बातें बाद में करनी है, ठीक है। और फिर वो सारी बातें हैं कि 4 मिनट में आपने इन्वेस्टिगेशन मांग ली और अपना प्लान बना लिया, ठीक है। और फिर आपका जो पहला एग्जामिनर है उसने पूछना ही पूछना ये वाले क्वेश्चंस आपसे कि ये आपने हिस्ट्री में ये बात पूछी, उससे क्यों पूछी, जस्टिफाई करो। या फिर उसने पूछना ही पूछना कि इंडिकेशन क्या थी इस इन्वेस्टिगेशन कराने की, ये कितने रुपए की होती है, तुम फिर क्यों करा रही हो, क्या जस्टिफिकेशन है, अपने समरी बताओ, अपने रिस्क फैक्टर बताओ, इसकी पहली डीडी बताओ, और उसको बताओ क्यों है ये पहली डीडी, फिर दूसरी बताओ, फिर तीसरी बताओ, फिर चौथी बताओ, फिर पांचवी बताओ। ये सारे काम पहला एग्जामिनर पूछेगा, और ये 100% यही क्वेश्चन होते हैं। दूसरे एग्जामिनर को के हवाले वो तब करता है आपको जब आप किसी डायग्नोसिस पे पहुंच चुके होते हो। मतलब आप पेशेंट एचएमपी के साथ आया, आपने उससे हिस्ट्री लेके एग्जामिन करके बता दिया भाई ये तो फाइब्राइड है, इन्वेस्टिगेशन भी मांग ली, उससे स्कैन मांग लिया, और बस ठीक है। और उसने आपसे पूछा, तुमने एचएमपी के फीचर्स पूछे, प्रेशर के फीचर्स पूछे, मेलिग्नेंसी के फीचर्स पूछे, तो क्यों पूछे, और आपने बता दिया मैस है तो मेलिग्नेंसी एक्सक्लूड कर ली, फाइब्राइड है तो एचएमपी के फीचर्स पूछ लिए, और टीएच और बायोमेक्नी में डिस्कस कर चुकी हूँ, माइरीना इसने रिफ्यूज कर दी है, राइट, यही होगा ना। तो वो आपको हवाले कर देगा फिर दूसरे एग्जामिनर के। फिर दूसरा एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने फाइब्राइड क्यों बोला, तुमने ओवेरियन मैस बोलना चाहिए था, मतलब डीडी पे नहीं आएगा। वो दूसरा एग्जामिनर पूछेगा कि मैनेज यूर पेशेंट्स नाउ। अब ये आ गई एचएमबी के साथ 7.5 लेके ब्लड, एचबी और हाँफती कांपती,
प्रेशर सिम्टम के साथ, ठीक है, अब आपके पास है, आज इसका तीसरा दिन है, एंड शी वांट टू प्रिजर्व हर यूट्रस। आपको पता है आप उसका प्लान मायोमेक्टमी बनाओगे, अगर उसने पहले रिफ्यूज कर दिया नहीं यूट्रस नहीं चाहिए तो आप हिस्टेक्टमी पे जाओगे ना। तो आप पहले ही प्लान डिस्कस मरीज से कर चुके हो, अब एग्जामिनर के सामने आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि इसका जो इंडिविजुअल प्लान है ये है। यहाँ आप गलती करते हो, आप एग्जामिनर को एक आइडियल प्लान बताते हो, वो जो दुनिया में किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में भी वैसे गलत नहीं लिखा हुआ, वो कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज करो अपने मरीज को। हर मरीज को हिस्टेक्टमी नहीं होती, हर मरीज की मायोमेक्टमी नहीं होती, हर मरीज को मारिना नहीं देख लेना होता। तो आपने मरीज को देखना ना, वो जरूरी नहीं है कि उसको कोई HMB है, वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव नहीं है, उसके और बड़े रोले होंगे, ठीक है। तो आपने एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाना है, यही आपकी असेसमेंट है इस पेपर में, कि जितना कुछ आपने पढ़ा है क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हो मरीज पे, एक इंडिविजुअलाइज्ड मरीज का प्लान दे सकते हो। तो बस फिर वो आप मैनेज करो उसको। मैनेजमेंट के भी कंपोनेंट्स हैं, इस सेशन में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लंबी हो जाएगी क्लास। कंपोनेंट्स हर चीज के हैं, इन्वेस्टिगेशन के भी हैं, DD बनाने के भी हैं, हर चीज के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सिर्फ HUPI पे बात करूंगी, ठीक है। ये आपसे रिजल्ट मैसेज तक बात चलेगी, ये सेकंड एग्जामिनर ने आपको बता दिया। और अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, 100 होते हैं टोटल नंबर, और आपको 60 चाहिए पास करने के लिए। समटाइम ये होता है कि 60-70 आ जाएं और गायनी में 55 तक भी आ जाएं, तो राउंड अबाउट भी कर देते हैं। मतलब एक ओब्स वाले ने आपको 70 नंबर दिए हुए हैं, गायनी वाले ने आपको 55 देके फेल कर दिया, तो यू कैन स्टिल बी कंपनसेटेड। तो ये नहीं करना कि एक वाइवा बुरा हो गया तो दूसरे में भी शक्ल बना के बैठ जाओ। फाइट टिल यूर लास्ट टाइम, आखिरी सेकंड तक हर केस पे आप फोकस करें। और जो केस हुआ है ब्रेक से पहले, तो बस वो खराब हो गया तो बस हो गया, अब दूसरा पास करना है, फॉरगेट अबाउट दैट केस। सम टाइम ऐसा होता है जिस केस को आप समझते हो ये फेल है, दूसरा केस आप सही से देते नहीं हो, गायनी का आपको अच्छा नहीं हुआ तो आप उसका भी नहीं देते, तो रिजल्ट उल्टा आता है, ओब्स फेल हुई खड़ी होती है और गायनी पास होता है। यू नेवर न्यू द स्टोरी हाउ एंड। तो फाइट टिल यूर लास्ट सेकेंड। और इन दोनों जो एग्जाम्स है ना, इनका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। मैंने आपको बोला ना तुम लोग वैरियर हो, तुम एक सिपाही जो होता है वो आखिरी वक्त तक लड़ता है। माय हस्बैंड इज इन आर्मी, ही टोल्ड मी, ये बच्चों को वो स्टोरी सुना रहे थे कल, सवार हुसैन की ना, वो आर्मी में सवार होते हैं, प्रॉपर ना फौजी नहीं होते, बट दे ट्रेंड होते हैं, उनका रैंक भी होता है। तो उसको पता है निशान हैदर क्यों मिला? वो पूरी वो जो मोर्चा था ना वो तबाह हो गया था, उसमें वो एक ही बंदा बचा था, बट वो उसके हाथ में ना कुछ भी नहीं था, उसके हाथ में गन थी, गन में 3 गोलियां थी। वो दूसरे मोर्चे तक गया, जो भी अपोनेंट का था, उसमें कुछ 6-7 लोग थे जो फटाफट फायरिंग किए जा रहे थे, उसके पास 3 गोलियां थी, और वहां 4 लोग थे जो एक्टिव थे, एक वुंडेड था। तीनों को तो उसने एक एक गोली से मार दिया, ठीक है। चौथे के लिए उसके पास गोली नहीं बची, तो उसने उसको हाथ से पकड़ा, और इतनी जबरदस्त उसने उसको हाथ से पकड़ा कि ऑब्वियसली उसने वो फोत हो गए, शहीद हो गए। और बाकी उनके जो थे रेस्क्यू वाले आ गए, क्योंकि उन्हीं के मोर्चे पे जाके ये कर रहे थे ना। लेकिन उन्होंने उसको इतने जोर से पकड़ा, वो जो दूसरी अपोनेंट कंट्री से था वो मर गया उधर ही, लेकिन उन्होंने उसको एक वो लड़के इतनी ब्रेवरी से वो लड़ा है, और वो देखें वो एंड पे वो जिंदा भी नहीं है, लेकिन आपके अपोनेंट भी आपकी तारीफ कर रहे हैं कि ये जो आपकी फौज से बंदा था ना, इसने एंड तक हार नहीं मानी। ही वॉज होपलेस अबाउट हिज लाइफ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और आफ्टर बहुत ही वो जिनको उन्होंने हाथ से पकड़ा था, वो भी जो है बहुत शहीद हो गए उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से हमारे आर्मी के शहीद हुए। लेकिन उन्होंने उनको सैल्यूट किया, इन्फॉर्म किया पाकिस्तान आर्मी को कि ये बहादुर बंदा इतनी दलेरी से जो है ना लड़ा है और फौत हुआ है, और उनको निशान हैदर मिला, ठीक है। तो बस ये मैं तो तुम लोगों के लिए सोच रही थी, कहानी तो मेरे बेटे को सुनाई जा रही थी, तो मैं सोच रही थी यार मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि तुम लोगों ने नहीं ऐसे होपलेस नहीं होना। अच्छा सिपाही तो कभी नहीं होपलेस होता, एंड तक लड़ता है। चलो, हिस्ट्री टेकिंग के 10 नंबर हैं, वैसे तो तुम्हें लग रहा है ये 10 नंबर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो 10 नंबर हैं इनका इन्फ्लुएंस आपके पूरे 100 मार्क्स पे है। इफ यू आर नॉट गुड इन हिस्ट्री, यू आर नॉट गुड इन एनीथिंग। कहानी शुरू ही हिस्ट्री से हुई है, इसी से तो आपने DD बनाने थे, इसी से तो आपने मैनेजमेंट बनानी थी मरीज से डिस्कस करके, इसी से तो आपने डायग्नोसिस बनाना था।
यही कचरा है ना, तो ये सारा कचरा है आगे। ठीक है, तो आपकी जो है 50% इन्फ्लुएंस है अच्छी हिस्ट्री का। बाकी कंपोनेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन करना करना आता है या नहीं, स्टैंडर्ड तरीके से कर रही हो या नहीं, 10 नंबर हैं। और फिर एग्जामिनर को कन्वे कैसे कर रहे हो, इसके 5 नंबर हैं। तो अगर आप मेरे जैसे ही हो नहीं बोलते अच्छा, तो कोई मसला नहीं है पास हो जाते हो, 95 ले सकते हो। ठीक है, तो आपने तो मरीज को मैनेज करना है ना, कोई ओईटी का एग्जाम तो नहीं देना। ठीक है, तो कर दो उसको मैनेज, हो जाता है। ओके, पिकिंग करेक्ट फाइंडिंग्स 5 नंबर है। ठीक है, मतलब आपको लगता है यूट्रस का साइज 14 वीक है, उनको भी लगता है 14 वीक है। आपको लगता है राइट एडेक्सा में फुलनेस है, उनको भी लगता है राइट एडेक्सा में फुलनेस है। तो यू विल हैव 5 मार्क्स, चाहे कुछ भी हो जाए इस केस में 5 नंबर तो मिलेंगे। आपने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की है कि मैडम ये फाइब्राइड है तो इसलिए है, ये डायबिटीज है तो ये इसलिए है, क्योंकि इसमें ये रिस्क फैक्टर्स है, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। डिफेंड कर दिया है ना, इसके बल्कि मिल गए 15 नंबर। फिर इसका मतलब ये ना कि आपने क्या करना है। फिर डीडीज के भी 10 नंबर हैं। अब ये सोचो जरा, ये ये जो आप बता रहे हो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, इसके 15 नंबर हैं और डीडीज के 10 नंबर हैं, तो ये टोटल 25 मार्क्स हैं। तो ये 25 मार्क्स तभी मिलेंगे जब अच्छा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो उसके 20 नंबर तब मिल रहे हैं, उसके 20 नंबर लोगे तो अगले 25 नंबर लोगे ना। अगर ये 20 नंबर नहीं लेते तो अगले वाले 25 भी गए, राइट। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीडीज में फिर आपसे बात होगी कि सेकंड डीडी क्या होगी। जरूरत नहीं है जिस फाइब्राइड को तुम्हें फाइब्राइड लग रहा है वो फाइब्राइड है। पॉसिबिलिटी है कि इट कुड बी फाइब्रोमा। फाइब्रोमा सेक्स कॉर्ड ट्यूमर होते हैं, सॉलिड होते हैं। यूट्रस अगर छोटी है, अगर ये बिनाइन है, तो ये घूमता हुआ पाउच ऑफ डगलस में आपको मिल रहा है, तो आपको तो सेंट्रल मिड लाइन फर्म मास मिल रहा है ना, तो बिल्कुल जैसे यूट्रस होती। तो आप इसको मिस कर दोगे, डू नॉट मिस इट। हमेशा डीडी अच्छी रखनी है। वो मैं फिर तुम्हें बता रही हूँ कि ना, हमेशा जब ये लोग आर्मी वाले होते हैं ना, ये अपने प्लान बनाते हैं कि प्लान ए ये है कि हम जाएंगे, अटैक करेंगे और हम आ जाएंगे। बट पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि ना हो ऐसा। प्लान बी भी होता है कि जो जख्मी हो जाएंगे उनको रेस्क्यू कैसे करना है। ठीक है, या इस रूट पे कोई मसला होगा तो सेकंड रूट हमारे पास क्या है। हमेशा आपका प्लान बी होना चाहिए। जिसका प्लान बी नहीं है ना, वो अच्छा बंदा नहीं है, उसकी जिंदगी मुश्किल है। ये दुनिया और ये सब चीजें आपके प्लान ए पे नहीं चलती। मेरा तो खैर प्लान डी प्लान डी जाके कामयाब होता है प्लान ए बी तो कभी फॉलो ही नहीं होता। एवर अपना प्लान बी रखा करो। मेरे यहाँ मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी मरीज को ओवेरियन मेलिग्नेंसी थी। उस बंदी के बायोलेटरल इतने बड़े बड़े मैसी एसाइटीज, कैक्सिक लुक, उसको लिम्फेडिनोपैथी। वो तो है स्टेज 4 मेलिग्नेंसी है ना, स्टेज 4 मेलिग्नेंसी। शक्ल से ही लग रही है स्टेज 4 है, दिखने से लग रही है स्टेज 4 है, बट वो मेलिग्नेंसी थी और हमने तो उसे मेलिग्नेंसी लिया और हमने उसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी की और फिर हमने उसको ओपन किया और अंदर से टीबी निकली ये वो पेशेंट थी जो रेफर होके रिफ्यूज होके आगा खान से आई थी कि ये एडवांस ओवेरियन मेलिग्नेंसी है, ये हमने ट्रीट नहीं करनी। हम तो वो केसेस लेते हैं ना जिसपे हम पैसा भी लगाएं, मेहनत भी करें, सर्वाइवल हो, तो आप इसको ले जाएं। होपलेस मरीज है और हम उसकी बेचारी की मदद कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये मेलिग्नेंट ओवेरियन मैस है, तो चलो डीबल्किंग सर्जरी करके कोई पैलिएटिव का कोई प्लान बनाएं। बट व्हाट वाज दैट, इट वाज ट्यूबरकुलोस मैस ना। प्लान बी नहीं बनाया ना, सोचा ही नहीं। तो एसाइटिस तो टीबी में भी होती है, बायलैटरल ट्यूबोवेरिन मैसेज भी टीबी में होते हैं, और मरीज भी कैक्सिक होता है, और लिम्फोडेनोपैथी भी होती है, और CA 125 भी 1000 में ही आएगा, तो RMI भी खराब। तो हमेशा प्लान बी बनाना है। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था, प्लान बी के लिए। तो इसलिए डीडीज पे बहस होती है। कुछ एग्जामिनर कहते हैं यार मैम ये डायबिटीज, ये तो है ही डायबिटीज, तो फिर क्या इससे डीडी नहीं बनाई। भाई बनाओ, इट कुड बी टाइप 1, इट कुड बी टाइप 2, इट कुड बी GDM, मतलब डीडी तो फिर भी बनेगी। एनीमिया है मैडम, इसकी क्या डीडी बनेगी भाई। इट कुड बी न्यूट्रिशनल एनीमिया, इट कुड बी हीमोग्लोबिनोपैथी, इट कुड बी फोलिक एसिड, इट कुड बी क्रॉनिक, इट कुड बी हेमोलिटिक। बनाओ डीडीज, ठीक है, डू नॉट ओवरलुक डीडीज। और इस डीडी पे ना मेरे 4 बच्चे FCPS के जिन पे मैं आई फील प्राउड। मतलब मेरे हर सेशन में जो भी मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं उन्होंने देना, उन्होंने हर काम टाइम पे करना, हर असाइनमेंट टाइम पे देनी। वो इधर डीडी पे मार्क आ गए, वो भी एनीमिया की डीडी पे।
क्या था, हेल्प था मरीज को, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी था, एमसीवी नॉर्मल आ रही थी, उन्होंने नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगी। उनको उनको ये नहीं समझ आई कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ क्या मरीज को हेल्प है तो क्या वो उसकी पेरिफेरल फिल्म है वो तो खराब नहीं होगी, वो होगी खराब, कंपनसेट करेगी ना। अगर हेमोलिटिक एनीमिया ज्यादा है तो एमसीवी कैन बी नॉर्मल। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर कम है या अभी डेवलपिंग है तो एमसीवी कैन बी नॉर्मल। तो लेडीज बनाने। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लान का 20 नंबर है। अब ये ट्रीटमेंट प्लान कब बनेगा? ट्रीटमेंट प्लान बन ही नहीं सकता अगर हिस्ट्री अच्छी नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं पता, फिर ट्रीट क्या कर रहे हो जब तुम्हें पता ही नहीं फाइब्राइड है, हाँ, या ये फाइब्रोमा है, तुम क्या ट्रीट करोगे? ये भी गए, मतलब ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन के 20 नंबर गए ना, तो आगे ये सुनो, एवरीथिंग यू आर लूजिंग। फॉलो अप किस चीज का करोगे जब ट्रीट ही नहीं किया, और किसकी रिसर्च एडवांसेस, सारी स्टोरी खराब हो जाएगी, इधर से ही सब खराब हो जाएगा। अगर हिस्ट्री नहीं है तो ये कुछ नहीं है, सुकून करो। तो अच्छी हिस्ट्री पे आपने फोकस करना है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी हिस्ट्री है ना तो 20 नंबर मिल गए, आगे फिर मजीद फेलियर के चांसेस भी होते हैं अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं आती। तो है तो हर चीज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कहते हैं ना अच्छा स्टार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपकी हिस्ट्री और आपकी अच्छी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सिंक्रोनाइज करके रेडी बनाना इंपॉर्टेंट है। समटाइम ये होता है कि हिस्ट्री उधर जा रही होती है बिनाइन की तरफ और फाइंडिंग जा रही होती है मेलिग्नेंसी की तरफ, फिर आप मेलिग्नेंसी कर लें, फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है गायनी में। ओके आगे चलते हैं, मेड होम यूनिक क्लिनिकल कोर्सेज। तो इंशाल्लाह स्टार्ट, अभी तो एबीसी तो मैं बता दी है, तो नेक्स्ट केस कल होगा, इसमें हम गायनी ओब्स के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताऊंगी, साथ में हम कवर करेंगे एनॉमलीज कवर कर लेंगे या डायबिटीज कवर कर लेंगे, और इस तरह फिर सेकंड सेशन डायबिटीज पे, हाइपरटेंशन, आईयूजीआर पे, वी बैक पे, एचएमबी पे, इनफर्टिलिटी पे, प्रोलैप्स पे और मैलिग्नेंसीज पे। तो ये जो 9 सेशंस है ना, दे विल चेंज योर लाइफ, वेदर यू आर रेजिडेंट और वेदर यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। अगर आप ये सेशन 9-10 सेशन अच्छे से अटेंड करके, इनको अटेंड नहीं करके मतलब इनको इम्प्लीमेंट भी करके अपनी जिंदगियों में आते हो, तो फिर कल आज तुम लोगों ने स्कोरिंग करनी है अपनी, और फिर आखिरी दिन पे स्कोरिंग करनी है कि वेयर यू स्टैंड। मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि ना मुझे मेरी बच्चों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। मेरी कोई थर्ड ईयर रेजिडेंट है बच्ची, उसने पिछली दफा बेसिक क्लिनिकल कोर्स लिया, तो शी टोल्ड मी, मैडम हमारे वार्ड में हर हफ्ते ना सीपीसी होती है, और मेरे सुपरवाइजर कहती तुम्हें हो क्या गया है मतलब हाउ, मतलब क्लियर यू आर इन एवरीथिंग। तो मैंने कहा मैम बस जादू हो गया आपने तो किया नहीं, किसी और ने कर दिया। ओके नेक्स्ट लेवल वाइवा वर्कशॉप, ये जब आपका थ्योरी का रिजल्ट आ जाएगा फिर बताऊंगी, इसमें फिर हम नेक्स्ट लेवल ही करेंगे, मींस एडवांस क्लिनिकल कोर्सेज जैसे कि एग्जाम में होते हैं, ठीक है। आई विल बी एग्जामिनर, एक पेशेंट, एक कैंडिडेट पेशेंट होता है, दूसरा वाइवा ले रहा होता है, और ओरिजिनल केसेस होते हैं जैसे एग्जाम में होता है। हम मैक्सिमम तो नहीं कर सकते बट जितना पॉसिबल है सिमुलेशन ऑफ ओरिजिनल एग्जाम एनवायरनमेंट वो हो जाएगी। फाइंडिंग का मसला होता है ना, फाइंडिंग मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ अकॉर्डिंग टू केस, और शुरू के सेशन में थोड़ा मैं सिंपल रखती हूँ, फिर वो हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो इस तरह फिर अगेन ये 10 सेशंस होंगे, इसमें हम सारे मेजर केसेस कर लेंगे, बट लाइब्रेरी एक्सेस में मैं आपको जरूर कहूंगी कि ये मेरे जो 300 बच्चे पास हुए हैं ना, इनके केसेस सुने। हर केस अपनी स्टोरी है, हर केस में एक अपनी लर्निंग है। शायद ये मैं तुम लोगों को इतना कुछ ना पढ़ा पाऊँ इन 10 सेशन में जितना ये जो 300 केसेस हैं, और ये छोटे छोटे हैं, उन्होंने गप्पे नहीं मारी। 5 मिनट का एक केस सुन लो, 10 मिनट का सुन लो, कुछ लोगों ने लिख के भी भेजे हुए हैं, तो 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। तो ये 300 फिगर ज्यादा है, बट इफ यू विल रोजाना कोई 10-15 केसेस पढ़ लोगे तो कोई मसला नहीं होगा। फिर फेल केसेस भी हैं ओपन हाउसेस में, मैं अक्सर मैं हर एग्जाम के बाद जो बच्चे मेरे फेल होते हैं उनके मैं ओपन हाउसेस लेके उनके फेल केसेस भी सुनती हूँ और उनको इम्प्रूव कराने के लिए कुछ टिप्स देती हूँ, बट वो भी बड़े आई ओपनिंग होते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, और फिर बाकी ये चीजें हैं नेक्स्ट लेवल एग्जाम की। बट अभी जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आपने क्या कौन सा कोर्स लेना है, दैट इज दिस कोर्स, बेसिक वाइवा कोर्स।
ठीक है, तो ये आपने जरूर लेना है। पता नहीं क्यों मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आई नो ये इट विल बी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल। ओके, चलें फिर आते हैं हम स्केच फॉर टेकिंग एनी ओब्स हिस्ट्री। अब देखें ना, आप हिस्ट्री ले रहे हो, आप मरीज से बात कर रहे हो, आप सिंपल फील करिए यू आर वर्किंग इन योर ओपीडी। मरीज आएगा, वो आपसे कहेगा मेरा नाम ये है, मेरे बंदे का नाम ये है, मेरी माहवारी ये आई थी, मेरा छठा महीना है, पांचवा महीना है, सांस रुक रहा है, और फिर आपको क्यों सांस रुक रहा है, कब से रुक रहा है, मतलब लॉजिकल बातें यही करते हो ना। तो यही बातें होती है, कोई नई बात नहीं है। हमने सिर्फ इस चीज को ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो एग्जाम में प्रेजेंट किया जा सके और मार्क्स हमें मिल जाए। ठीक है, ओके तो एजेंडा है is to take a history and to narrate it in a way that you will be able to reach at a final diagnosis, and you will have a clear treatment plan when you have taken and told the whole story. It should be focused, organized, special attention at differentials so you can defend your provisional, and before leaving patient dig out her wishes on various management plan. You will save while making management plan. Let's make a format of a typical OBS case. It's applicable at all OBS patients. ठीक है, चलो गिफ्ट आ गया, केस प्लान स्केच। यार ये तुम लोगों को दिखने में इजी लग रहा है, बट मेरी 4 साल गुजर गई बनाने में। हाँ ये टिप है तुम लोगों के लिए। देखें, ये ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड फोगी है ना, आपको पता ही नहीं स्टार्ट कहाँ से करना है, मरीज तो आपको ऐसा घुमाएगा ना, आप घूमते ही रहोगे। आपने अक्सर कैसे सुने होंगे मरीजों ने खराब किए हैं। अभी कल मेरी एक पेशेंट से अपनी बच्ची से पास हो रही थी, बच्ची तो नहीं है खैर, मेरी फ्रेंड है, तो शी टोल्ड मी यार मेरा रिकरेंट जीआईटी कैंसर का पेशेंट था, और मरीज ने कहा मेरे मेरे पेट में गोला है, गोला घूमता रहता है, उसमें से खून आता है, और मैं 15 मिनट तक सोचती रही है क्या कह रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। शी नेवर मुझे अलाउ नहीं किया, गप्पा ही मारती रही, और मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मरीज मरीज को भी काबू करना है। आपका दिमाग खुद काबू होगा तो आप मरीज को काबू करोगे ना। जब आपको पता है कि आपने प्लान ए से शुरू किया, पॉइंट ए से, तो आपको पता है पॉइंट जी तक कैसे पहुंचना है। दरमियान में बहुत उलझने होंगी, बट आपने फोकस प्लान जी पे ही रखना है, पॉइंट जी पे ही रखना है कि पहुंचना ही है उधर। तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन आपके केस की नहीं होगी तो यू विल लॉस। तो ये दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि मैंने ये बायोडाटा लेना है, ये मेरी HOPI है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। मैंने जाना ही नहीं एग्जामिनेशन पे जब तक ये मेरी सर्टन चीजें पूरी नहीं हो जाती, और एग्जामिनेशन पे जाऊंगी तो मैंने क्या देखना है, ये मेरे रिस्पेक्टर्स हैं, वो मैथ्स बता रही है तो मैंने मैथ्स को ऐसे देखना है कि मैं डिफरेंशिएट कर सकूंगी बनाइन है या मैलिग्नेंट है। ठीक है, और इसी के मुताबिक मुझे पता हो कि मेरी क्या इन्वेस्टिगेशन है, बेसिक स्पेसिफिक, बस यही होती है दो। तो दिस इज योर बेसिक प्लान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जो है ना प्रिंट्स निकाल लो, और ये कोई 30 के करीब आपके पास हो। किसी मरीज को जब आपने HOPI लिखनी है, इसको निकाल के इसी के ऊपर लिख लो कि ये इसका बायोडाटा है। स्टेप 1 में DD चीफ कंप्लेंट इसकी ये थी, और DD इसकी ये निकली है। स्टेप 2 पे मैंने रिस्क फैक्टर्स पूछ लिए हैं, नहीं पूछे तो फिर आपके सामने है, आपको आपने फिल करना है ये फॉर्म। स्टेप 3 पे आपने जरूर लिखना है कि व्हाट शी वांट, प्लानिंग में क्या करना है। ठीक है, तो ये आप इफ यू आर IIM रेजिडेंट, इफ यू आर FCPS रेजिडेंट, ये आप सबके पास इसकी फोटो कापी होनी चाहिए। और वो भी आपने कम से कम कोई 10-15 केसेस तो देखने ही है ना अपने एग्जाम से पहले। तो ये आपने बस फिल करना है इसको। ठीक है, कैसे फिल करना है? अच्छा, ये जो बायोडाटा का कंपोनेंट है ना, इसके बारे में बता रही हूँ। इसमें हमेशा 2 कंपोनेंट्स होती है, एक में आपने वाइफ की डिटेल पूछनी है, एक हस्बैंड की पूछनी है। हस्बैंड की डिटेल इसलिए नहीं कि सोशल इकोनॉमिक्स में आएगी। ठीक है, तो ये आपने मेरी PPT नजर आ रही है तुम लोगों को? PPT यस नजर आ मैम। रही है? ओके, देखो ना जी मैम। मैं तो ना, अच्छा मेरा ट्रिक ये होता है कि मैं हमेशा, मेरी इसका नाम आयशा है ना, तो मैं आयशा लिख लेती हूँ, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है ना, समझ आ जाता है, क्योंकि आयशा को बार बार आयशा करके ही बोलना होता है ना। और इसका बंदे का नाम अहमद है, तो ये अहमद हो गया। दोनों की एज, इसकी 30 साल है, इसकी 35 साल है। दोनों ही लाहौर में रह रहे हैं। ये हाउस वाइफ है और वो जो है वो टीचर है, और इनकी शादी को जो है 12 साल हो गए हैं। ये कजन मैरिज है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, रिस्पेक्टेड गोला आ गया। ठीक है, इसकी एज 30 है, इनफर्टिलिटी का केस है तो ये भी गोला है। अच्छा, फिर पैरिटी, नली पैरिटी है, ये भी गोला है ना।
लास्ट बार अगर है तो फिर कब है, लेट्स सपोज 1 ईयर बैक है, ठीक है, ये भी गोला है, एनीमिया निकलेगा, ठीक है, LMP पता ही नहीं, ये भी गोला है। आपके रिस्पेक्टर्स तो इधर ही बायोडाटा में इतने सारे निकल आते हैं, डेट ऑफ एडमिशन 12 दिन से है, ये भी गोला है। 12 दिन से कोई ऐसे मरीज को नहीं रखता, कोई ना कोई मसला है, या तो ऐसा नीमिया चल रहा है, या डायबिटीज काबू नहीं आ रही, ठीक है, या IUGR चल रहा है जो इतना घट गया है कि डॉपलर चल रहे हैं और CTG ट्वाइस वीकली हो रही है, या फिर कीमो चल रही है, कीमो का प्लान हो रहा है, ये कुछ कुछ रोला है, ये गोला है फिर, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन भी गोला है, ER में आई है तो फिर गोला ही है, अक्यूट है, तो कितने गोले बन गए, ठीक है। तो ये सारे गोले कहाँ होंगे आपके, इस बायोडेटा। बेसिक, हाँ ये इधर होंगे, ये इधर होंगे, फाइनली ये इधर होंगे ना, मैंने तो उसको बिग करके दिखाया है उस गोले को ना, ये बायोडाटा में है सारे गोले, ठीक है। ये जो एज का गोला है, और ये देखें ना, दो कर लें, ये फीमेल की बातें होंगी, ये मेल की बातें होंगी, इसमें से कजन मैरिज थी वो गोला है, ठीक है, इसमें से ये 12 दिन से एडमिट है, ये गोला है, ये ER में आई है, ये भी गोला है। ये गोले जो है ना, ये रिस्पेक्टर है, इनको अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये गोले नजर आएंगे ना जब आपने ये पेज उठाना, ठीक है। तो ये गोले सारे बन गए हमारे, और ये अनचर ऑफ डेट थी ना, ये भी गोला है, क्योंकि आप ना इंडक्शन करने जोगे हो, ना आप IUGR कहने जोगे हो, ना आप ओलिगो कहने जोगे हो, ना आप पोली कहने जोगे हो, अनटिल अनलेस ये अनचर ऑफ डेट से आपने जान नहीं छुड़ाई। ओके, अच्छा, अब हमारा ये स्केच में स्टेप, इसको बजट एक्सपेंड किया जा सकता है, वैसे तो वो भी काफी है, लेकिन कुछ लोग बिगिनर्स के लिए मैं कह रही हूँ कि नेम के बजाय N यूज कर लें, रेजिडेंट के बजाय R यूज कर लें, E के बजाय, एजुकेशन के बजाय E यूज कर लें, प्रोफेशन के बजाय PF कर लें, ब्लड ग्रुप को BG लिख लें, MF लिख लें, कजन मैरिज को CM लिख लें। कजन मैरिज पूरा लिखने में ना एग्जाम में टाइम नहीं होता, CM लिखो, गोला मारो, ठीक है। G पाल लिखो, ग्रेविडा पैरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, G कितनी 3 प्रेगनेंसीज हैं, लाइव कितने हैं, बस। मोड ऑफ डिलीवरी को MOD लिखो, डी और डेट ऑफ डिलीवरी को DOP लिखो, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन हैं। हमेशा जरूर आपने बायोडाटा में पूछ लेना है कि आपको शुगर तो नहीं है, आपको दिल का मसला तो नहीं है, आपको TB तो नहीं है, आप ये निकालो प्लीज, ये भी गोला है, ये बायोडाटा का गोला है, ये मेडिकल हिस्ट्री में जाके मत पूछो। देखो ना, HOPI लेनी है, अगर कोई मरीज क्रोनिक डायबिटिक है और ओब्स में वो आई है, और आप उसको पूरी ओब्स की हिस्ट्री लेके बाद में पता चलता है डायबिटीज है, कितनी बुरी बात है। आपकी HOPI में था ही क्या, यही था ना, इस मेडिकल मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं था, इस मेडिकल डिसऑर्डर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था प्रेगनेंसी में। तो ये जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, दे शुड बी नोन बिफोर स्टार्टिंग योर हिस्ट्री, बायोडाटा में डालना है इनको। फिर मैंने बोला ना स्टेप, HOPI के स्टेप हैं, ये देखें, दिस 1 2 3, तो बेसिकली तो आपके पास ये प्रिंट आया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसको भी मैं एलेबोरेट करती हूँ कि व्हाट डज इट मीन बाय स्टेप 1। स्टेप 1 से मुराद ये है कि आपने जो कंप्लेंट थी ना उससे स्टार्ट करना है। तुम मोब्स के केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हो, मरीज रिड्यूस मूवमेंट के साथ आई है, तुमने पूरी ट्राइमेस्टर बाद हिस्ट्री लेके पूछना है कि बीबी क्यों आई हो, और तब तक तो वो बीबी ने 20 मिनट तुम्हारे जाया कर दी, ठीक है। तो केस क्या निकला, किसकी मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या डायग्नोज कर रहे हो, डोंट डू दिस, स्टार्ट विद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। आई क्यों है, ER में आई थी, फिट्स पड़े थे, क्यों पड़े थे, क्या हुआ था, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फिर स्टेबल हो गई, बच्चा ठीक है, हरकत कर रहा है, फिर अपनी स्टोरी शुरू कर लो। तो स्टेप 1 में आपने बेसिकली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से स्टार्ट करना है, उसको एड्रेस करना है, और उसको कैसे एड्रेस करेंगे, इसके लिए क्वेश्चनेयर है। अब आप लेट्स सपोज एक नया केस आ गया, जिंदगी में कभी नहीं देखा, उसके लिए क्वेश्चनेयर है कि भाई इसका ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, हाउ मच इट इज सवेयर, यही एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है ना जो पूछने होते हैं किसी भी सिम्टम के, तो पूछ लें। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कभी नहीं देखा ये केस, चाहे टॉपिक है चाहे VVF, अभी कब से पानी पड़ रहा है, मतलब VVF सबसे रेयर केस है, बट वो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा, तो वो कह रही है मुझे नीचे से पानी आ रहा है, इट इज डिस्चार्ज, इट कुड बी लीकिंग, कुछ भी अगर ओब्स में आ रहे हो तो इट कुड बी लीकिंग, इट कुड बी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इट कुड बी अनडायग्नोज्ड VVF जो पिछली प्रेगनेंसी से चल रहा है, तो DDs तो निकालनी है। तो स्टेप 1 में आपने चीफ कंप्लेंट को एड्रेस करना है, और इस तरह से एड्रेस करना है कि बाय द एंड ऑफ दिस स्टेप 1 यू विल बी एबल कि ये मसला है क्या, ठीक है। लेट्स सपोज
कि यू सेड इट इज एनीमिया, वो पेशेंट एसओबी के साथ आएगी या फटीगनेस के साथ आएगी या आईयूजीआर के साथ आएगी या प्रीटर्म लेबर के साथ आएगी, सारी एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन है ना। पेशेंट सम टाइम अर्ली चीज डेवलप हुई है तो अर्ली आ जाती है, अगर प्रॉब्लम उसके बाद में हुई है तो वो फिर बाद में आती है। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से ही आपको सेवेरिटी का अंदाजा हो जाता है कि किस स्टेज का ये मेडिकल डिसऑर्डर है इसको। लेट्स सपोज स्टेप 2 में आपने क्या करना है, लेट्स एनीमिया हो गया, एसओबी या एसओबी आपने निकाल ली, बेशॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साइनोसिस भी नहीं है और कोई पोस्चर के साथ भी कोई मसला नहीं है, काम करने पे दिक्कत होती है, आराम करने पे ठीक हो जाती है लाइकली, और कोई खांसी नजला भी नहीं है, चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं है, तो ये आपने एक्सक्लूड करके आप पहुंच गए हो ना कि ये एसओबी ड्यू टू एनीमिया है। तो ये एफर्ट आपने स्टेप 1 में कर ली। तो स्टेप 2 में बेसिकली एनीमिया तो पता चल गया है ना, तो स्टेप 2 में आपने एनीमिया के रिस्पेक्टेड निकालने हैं कि इसको क्यों हो गया एनीमिया, ज्यादा सप्लीमेंट्स लिए नहीं लिए, लेती है तो कोई पेट खराब होता है, आईवी आयरन लगा नहीं लगा, डाइट कैसी है, पेट में कीड़े तो नहीं है, नंगे पाँव तो नहीं चलती, पानी बॉयल करके पीती है ये नहीं पीती, मुंह में छाले तो नहीं है, पिछले बच्चे को दूध पिलाया था, उसकी उम्र कितनी है, वो भी 1 साल का बच्चा था, दूसरा बच्चा हो गया, दूध भी पिला रही थी और तब भी नहीं सप्लीमेंट ले रही थी, दीज आर दिस फैक्टर्स। या गरीब है खा नहीं सकती, नो सो मैनी इश्यूज। या फिर फोलिक एसिड नहीं खाया, देखिए आपने डेडी की बात करनी है, आपको यहाँ पता चल गया ना एनीमिया है, तो फिर एनीमिया है किस चीज का, कोई एंटी एपिलेप्टिक तो नहीं खा रही या कोई भून भून के खाने खा रही है, तो ये टाइपिंग भी करनी है। तो आपने स्टेप 1 में डेडी निकाली, स्टेप 2 में उसके रिस्क फैक्टर्स निकाले और साथ ही आपने सारी प्रेगनेंसी की रिस्क असेसमेंट कर ली ट्राइमेस्टर वाइज। तो स्टेप 2 इज बेसिकली फॉर रिस्क असेसमेंट। और स्टेप 3 से पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि मरीज को हाथ लगा लो, मरीज को एग्जामिन कर लो, नई चीजें भी निकल आती हैं। माइट भी मरीज ने हाइपरटेंशन नहीं बताई आपको, बट आपको 140/90 बीपी आ गया तो ये हाइपरटेंशन भी आपने पूछनी है, राइट। तो एग्जामिनेशन पे जो नई चीजें आती हैं या आपने प्लान डिस्कस करना है मरीज से, मतलब ब्रीच निकल आया अभी 37 पे, उसको नहीं पता, तो आप डिस्कस करेंगे सीवी सेक्शन। तो अगर आप स्टेप 2 के बाद मरीज को हाथ लगा लो, उसको एग्जामिन कर लो, तो फिर स्टेप 3 पे आ जाओ, फिर आप ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर लो, वर्कअप जो भी कुछ हुआ है और व्हाट शी वांट एंड दैट्स ऑल। कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए क्या, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, बीटीएल करानी है, प्रीवियस 3 है, ओके। तो स्टेप 1 में हमें नहीं पता, लेट्स सपोज वी आर ब्लैंक, हमें पता ही नहीं क्या पूछना है, तो नई बीमारी आ गई, कभी नहीं पढ़ी, इंपॉर्टेंट केसेस तो मैडम ने पढ़ा दिए, रेयर नहीं बताए, तो उनको भी टैकल कर लें। ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, हाउ मच इट इज सवेयर, हर डिजीज के मार्कर ऑफ सेवेरिटी होते हैं। अगर किसी को वीवीएफ भी है, उसको इनकॉन्टिनेंस है, तो कितनी है हल्की सी एक्टिविटी पे भी हो रही है तो सवेयर है, या बहुत ज्यादा खांसने पे होती है, कितना अमाउंट है, मतलब हम सेवेरिटी के मार्कर कॉमन सेंस की बेस पे भी निकाले जा सकते हैं, फिर डीडीज निकालें, ठीक है। तो ये स्टेप 1 में आपने डीडी निकाल लेनी है ताकि आप किसी प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाने जोगे हो जाओ। अगर आप कहते हो कि ये बीमारी ए है, तो ये ए पता है किस लिए है, कि ये बी नहीं है, ये सी नहीं है, ये डी नहीं है, ये जेड नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि ये ए है, क्योंकि ये ए है तो ये नजर आ रही है ये है, मरीज ने बोला ए है तो मैडम ये तो ए है, दिस इज नॉट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, प्रूव इट कि ये ए इसलिए है कि ये बी सी डी नहीं है। तो ये डीडीज का काम सारा स्टेप 1 पे हो गया। फिर हम इसे दोबारा अपने बेसिक स्केच पे आ गए, जो मैंने आप लोगों को बोला था, हमने बायोडाटा से स्टार्ट किया था, हमने मरीज और उसके हस्बैंड के जो क्रेडेंशियल थे वो लिखे थे, गोले भी लगाए थे। हमने स्टेप 1 से स्टार्ट किया था, वो एसओबी के साथ लेट्स पोज आई थी, हमने निकाल लिया एफर्ट करके, ये एसओबी सडन नहीं हुई, ग्रेजुअल हुई है, और इसके साथ साइनोसिस का कोई मसला नहीं है, दिल गुर्दे और जो इसके फेफड़े हैं बिल्कुल ठीक हैं। मसला ये है कि ये पिछली प्रेगनेंसी शॉर्ट इंटरवल और अब इसने खाया पिया कुछ नहीं है, और ये एसओबी रिलीव हो जाता है सिम्टम्स, वो भी नेहा 1 2 3 में भी सेवेरिटी मार्कर निकाल लिए कि ये 3 में है या 2 में है। यूजली 3 4 वाले तो हमारे पास नहीं आते हैं, हमारे पास वही आते हैं जो थोड़ी बहुत एसओबी वाले होते हैं, however it could be 3 and 4 as well। तो काम करके आपने स्टेप 1 पे निकाल लिया कि ये एसओबी कार्डियक की वजह से नहीं है, ये एसओबी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल भी नहीं है, और ये एसओबी जो है वो एस्थमा टीबी की वजह से भी नहीं है मैम, ये एनीमिया की वजह से। तो एनीमिया की वजह से मैम ये इसलिए है कि ये इसके तो शुरुआत ही कहानी की उल्टी सीधी हुई है, प्रायर टू कंसेप्शन ऑप्टिमाइज ही नहीं थी, तब भी एनीमिक थी, दूध पिला रही थी और
सप्लीमेंट नहीं ले रही थी और इंटरवल भी 1 साल का था, और फोलिक एसिड ना पहले लिया ना अब लिया, और सप्लीमेंट नहीं लिए, और इसको एपीएच भी हो गया दरमियान में, और इसको जीआईटी प्रॉब्लम थे, जितना थोड़ा बहुत ओरल खाया वो भी नहीं हुआ, बॉयल वाटर नहीं पीती, हीम आयरन नहीं लेती, डाइट अच्छी नहीं है, मलेरिया हो गया था इसको, घर में ये मसले हैं इसके, ठीक है, कुकिंग का स्टाइल अच्छा नहीं है इसका। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पूछ ली। लेट्स सपोज आई हैव सर्व फ्यू निमोनिक्स एज वेल, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर एनीमिया। यही है सैड, BMW, बूट, MDT। अब ये मेरे सामने है स्टेप 2 पे, क्योंकि ये एनीमिया था ना, इधर मैंने बोल दिया था कि ये एनीमिया है, निकल आया था, ठीक है। तो अब इसका निमोनिक यहाँ लगा के मैंने फटाफट पूछ लिया कि सिम्टम्स की एसोसिएशन किसी और चीज के साथ नहीं है, और जो है डाइट पे मैंने डी पॉजिटिव कर दिया कि डाइट खराब है, ब्लीडिंग भी हुई है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, मैल एब्जॉर्प्शन भी है, वार्म इन्फेस्टेशन भी है, ठीक है, बॉइल्ड वाटर नहीं यूज करती, ये सारे रिस्क फैक्टर्स प्लस किए जा रही हैं, ठीक है, ओरल अल्सर्स भी हैं, ये ओवर कुकिंग भी करती है, ठीक है, ये टॉनिक्स नहीं ली और टी बहुत पीती है, दोनों टी पॉजिटिव है, इसको मलेरिया हुआ है वो भी पॉजिटिव है, इसको टीबी भी हुआ है वो भी पॉजिटिव है, इसको जो है थैलेसीमिया की भी पॉजिटिव है। ये ऑल आर योर रिस्क फैक्टर्स, ये आपने लिख दिए हैं, हमने तो स्टेप 2 में रिस्क फैक्टर्स लिखने थे ना, हमने लिख दिए। हाउएवर स्टेप 2 में सिर्फ वो रिस्क फैक्टर नहीं है कि जो उसका मसला था ये आ गई, शी इज प्रेग्नेंट एज वेल, शी माइट हैव अदर फैक्टर्स एज वेल, तो आपने इसकी असेसमेंट करनी है, रिस्क असेसमेंट ट्राइमेस्टर वाइज भी करनी है। ट्राइमेस्टर जो क्लिनिकल वाइवा में होते हैं ना, वो 3 नहीं होते, वो 4 होते हैं। प्रायर टू कंसेप्शन भी ट्राइमेस्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई पेशेंट को मेडिकल डिसऑर्डर और वो प्रेगनेंसी से पहले ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये भी गोला है ना, ये गोला गोला है ना, हमने तो गोले जमा करके बताने हैं एग्जामिनर को, इसमें इतने गोले या रिस्पेक्टर है, मैंने ये मैनेज करना है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगी, जैसे अब इसने प्लान कंसेप्शन नहीं की तो दोबारा भी आएगी। तो दिस इज योर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइमेस्टर में आप हाल दो एनीमिया, और हमने एनीमिया के रिस्पेक्टर स्पेसिफिकली निकाल लिए। अब हमारी टाइमेस्टर वाइज हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमने गोले लगाने हैं। नाजिया वोमिटिंग भी था, ये भी एनीमिया को प्रमोट कर रहा है। टॉर्च नहीं था, चलो जान छोटी, ड्रग्स खाई हैं एंटी एपिलेप्टिक, ये भी एनीमिया की रीडिंग में आ गया, ब्लीडिंग है, डिस्चार्ज है, ये सारा फर्स्ट टाइमेस्टर में आ गया। सेकंड ट्राइमेस्टर में मूवमेंट्स ठीक थी, एनीमिया हुआ, एनीमिया तो हम कर चुके हैं ना, तो इसलिए हम इसको नहीं करते। हाँ, हाइपरटेंशन था या नहीं, क्योंकि कॉमन बहुत है, डायबिटीज थायराइड का बात कर ली, मतलब रिस्क असेसमेंट कर ली हमने। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आई है तो पिटम लेबर तो नहीं है, ठीक है, और फिर एक निमोनिक है, TM में इज यू, यहाँ लगाना है, मतलब ये मैं बाद में बताऊंगी। तो स्टेप 2 हमारा हो गया। अब स्टेप 2 के बाद क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। मैंने पहले बताया था मरीज को हाथ लगाने से पहले स्टेप 2 के बाद हाथ लगा लो। आई तो नीमे की वजह से थी, लेट्स सपोज आप JBP भी रेज आ गई, तो फिर ये कंपनसेटेड है, डिकम्पनसेटेड है, कार्डियक है, तो यू विल ऐड इट इनटू स्टेप 2 अदर, कि कभी दिल का मसला तो नहीं हुआ, इको तो नहीं हुई, मे बी आपने यहाँ भूल गए हो, एग्जामिनेशन करने के बाद आप ऐड कर दोगे। आपको एग्जामिनेशन करते हुए कोई नया स्कार मिल गया, ठीक है, अपेंडिसेक्टमी हुई है और वो गंदा सा इंसिजन है, आप इसकी लेप्रोटमी कर रहे हो या लेप्रोस्कोपी कर रहे हो, इट विल इफेक्ट योर मैनेजमेंट, ठीक है। मिड लाइन खोलना है, नहीं खोलना है, DNs है नहीं है, ओके। तो एग्जामिनेशन पे लेट्स सपोज उसने बोला कि वही मैंने बोला हाइपरटेंशन नहीं है बट BP ज्यादा आ गया, तो BP ज्यादा आ गया तो फिर ये चला गया ना, इसकी भी तो रिस्क असेसमेंट होगी ना, वो BP क्यों ज्यादा है, पहले का फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, दिल का कोई मसला तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, और पिछली प्रेगनेंसी में तो कोई आपको BP ज्यादा नहीं हुआ था, फिर दोबारा चेक करवाया तो कितने मसले शुरू हो गए। तो इसलिए अगर एग्जामिनेशन कर लोगे तो वहां से भी रिस्क फैक्टर्स निकलेंगे। लेट्स सपोज एक न्यू ऑनसेट STN निकला, गोला बन गया, ये तो अच्छी बात है ना, मरीज को भी नहीं पता, फाइल पे भी लिखा गया आपने BP पकड़ लिया, फीवर है, जान मे बी उसकी आई साइड भी खराब है वो भी आपने ठीक करानी है, आपने रेफर ही करना है ना आई सर्जन को, मैडम मेरे को नजर नहीं आ रहा, इसका तो गला खराब है, ENT को रेफर ही करना है ना, राइट। तो एग्जामिनेशन पे जो चीजें पॉजिटिव है उनको गोले मार लें, तो ये गोले ही हमने जमा करने हैं। तो आपने इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं के मुताबिक डिसाइड करोगे, बट राइट नो हम स्टेप 2 पे थे, हमने एग्जामिनेशन कर लिया, अब हम दोबारा स्टेप 3 पे आते हैं। तो स्टेप 3 में ये है कि हमने एग्जामिनेशन किया हुआ है, एक लेट्स सपोज एक पेशेंट मैथ्स के साथ आई थी,
फ्रेशर सिम्टम्स पॉजिटिव थे बट मेलिग्नेंसी के फीचर्स नहीं थे, तो मैस पे हमने एग्जामिनेशन करके भी निकाल देख लिया कि वाकई ही बिलाइन मैस है, मोबाइल एसाइटिस कुछ नहीं है, फाइब्राइड निकलेगा या कोई बिनाइन ओवेरियन सिस्ट निकलेगी। तो आपने उससे पूछना है कि ऑल वर्कअप डन सो फार, ठीक है, जो वर्कअप भी हुआ है, बट और एडमिशन के बाद क्या हुआ है आपके साथ, कोई सीटी, ट्यूमर मार्कर, एक्सरे वगैरह, व्हाट यू वांट। ये एक तो बिनाइन मैस है, 30 ईयर की बंदी है, एक बिनाइन ओवेरियन मैस है, तो प्लान शुड बी सिस्टेक्टमी। ये तो नहीं करना बीएसओ कर दो, यूएसओ कर दो, टीएच कर दो, बट ये पॉसिबल है कि बॉर्डर लाइन ट्यूमर निकल आए, मे बी इन्वेस्टिगेशन पे एग्जामिनर कुछ नहीं सीन क्रिएट कर दें, तो आप पूछ लें कि आपका एक मुझे लग रहा है कि रसोली है अंडरदानी में, अपेरेंटली तो हमें मसले वाली नहीं लगेगी, लेकिन मसले वाली हो भी सकती है, आपके क्या फर्टिलिटी विशेष हैं, ठीक है, तो ये डिस्कस कर लिया आपने। चलें, तो अगर ये लेट्स सपोज अब एनीमिया का केस ही हम रखते हैं, तो आपने स्टेप 3 में सारी बुकिंग इन्वेस्टिगेशन पूछ ली, बीपी, तो बुकिंग, अब आपने इन्वेस्टिगेशन में ना हैफेजर्ड नहीं होना। मैंने देखा बच्चे शुरू में इन्वेस्टिगेशन पूछे जा रहे हैं, दरमियान में आ रही है, बट यू शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड कि मैंने स्टेप 1 में डीडी निकालनी है, चीफ कंप्लेंट ही पूछनी है, 2 में मैंने रिस्क असेसमेंट ही करनी है, एग्जामिनेशन करना है, तो इन्वेस्टिगेशन वाला रोला मैंने अभी खोलना ही नहीं, मैंने इसको 3 में ही पूछना है। सारी इन्वेस्टिगेशन यही डाल दें कि बुकिंग पे ब्लड ग्रुप, सीबीसी, एचएमबी, वायर मार्कर, आरबीएस हुआ, एग्जामिनेशन हॉस्टल एडमिशन होने के बाद कोई बायोकेमिस्ट्री, फंडोस्कोपी हुआ, रेटिंग स्कैन चल रहे हैं, नॉर्मल स्कैन हुए, एनीमिया है तो एनीमिया प्रोफाइल, या कोई महंगा टेस्ट थैलेसीमिया का गया, हाइपरटेंशन है तो 24 घंटे के लिए यूरिन जमा किया, शुगर है तो कोई ओवरनाइट फास्ट के बाद कोई शुगर पिला के टेस्ट हुए, नहीं हुए, सारे टेस्ट एक ही दफा डाल दो, यू विल बी ऑर्गेनाइज मोर। और एडमिशन के बाद आपके साथ क्या हुआ, आपको कोई आईवीआरएन लगा, स्टेरॉइड लगे, हाँ इंसुलिन चल रही है, नहीं चल रही, कोई कॉल अटेंड हुई मेडिकल से, सर्जरी से, ठीक है, मेलेग्नेंसीज में सर्जिकल कॉल होती है, भेजा या नहीं भेजा, ये इतनी डिटेल तक यू कैन गो अगर आपके पास ये अच्छा सा स्केच है। फिर फाइनली दिस इज अब मजा है, अब इतनी जो एफर्ट की है ना, ये मजा अब आपको इंशाल्लाह फील होगा। अब नाउ यू कैन डिस्कस हर विद कॉन्फिडेंस ये पेशेंट विशेस एंड प्लानिंग। स्टेप 2 1 2 3 भुगतते हैं, एग्जामिनेशन किया, हर चीज को सिंक्रोनाइज करके बता दिया है, ये बिनाइन एडिनेक्सल ओवेरियन मैस है, और मेरा प्लान 30 ईयर की पेशेंट का क्या होगा इसे डिस्कस करना, ये टीएचबीएस होगा, लेप्रोटमी होगा, लेप्रोस्कोपी होगा, फ्रोजन सेक्शन होगा, वट एवर, सेंसिबली प्लान करें। तो यहाँ आपको कहोगे अगर लेट्स सपोज टेल मी पेशेंट एनीमिक है तो क्या प्लान उसे हम डिस्कस करेंगे इधर, कौन बताएगा? मैम यही प्लान कि वेदर शी इज गोइंग टू हैव द आईवीआरएन इन्फ्यूजन्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इस बारे में उससे प्लान डिस्कस नहीं, मैंने करेंगे। वो प्लान नहीं, ये ना करें आप ये कहेंगे देखो तुम दवाइयाँ टाइम पे लोगी, ठीक है, तुम्हें तो इतना ये मसला है, खुराक का तुमने अपना ख्याल रखना है, ठीक है, और अभी तो मसला इतना ज्यादा पहुंच गया, बच्चा भी करीब है और आपको तो सांस भी फूल रही है, अभी हम फोन लगाएंगे, और लेकिन आपने फिर बच्चे को दूध भी पिलाना है, दूध के दौरान भी दवाइयाँ खानी है, सप्लीमेंट्स लेने, दूध के साथ नहीं लेने, और अगले हमल में भी टाइम पे आना है, ये बातें आप कर सकते हो। बाकी आपसे जो प्लानिंग होगी ना, डिस्कशन वो होगी, वी बैक है तो मोड ऑफ डिलीवरी, ट्रायल ऑफ लेबर लेना है या हम इलेक्टिव सेक्शन करें, इसमें कुछ मसले हो जाते हैं, बच्चा आपका उल्टा है, सीधा भी किया जा सकता है, ठीक है, और लेकिन उसमें भी दिक्कत है, इंटरवेंशन बढ़ जाती है, या फिर हम आपका सेक्शन ही कर दें। सिर्फ एनीमिया तो कभी नहीं आता, साथ में 2-4 रोले और भी होते हैं। तो एनीमिया के हवाले से बस यही है कि आपने उसकी डाइट एजुकेशन करनी है, प्रेगनेंसी इंटरवल का बताना है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट जो बाकी बातें होंगी प्लानिंग में, वो ये होगा कि व्हेन टू डिलीवर, प्रीटर्म हो सकती है, प्रॉम हो सकता है, तो आपने उससे ये 3 बातें डिस्कस करनी है कि वीबैक, ईसीवी, और फ्रीक्वेंट फॉलो अप विजिट्स पे आएगी या नहीं आएगी, तो और प्रीवियस 3 है तो बीटीएल के बारे में बात की जा सकती है, बहुत कुछ है मरीज से। ये जो सेकंड एग्जामिनर ने तुम्हारी जो है दिमाग की दही बनानी है वो नहीं बनेगी अगर तुमने अब मरीज से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो कहेगी बीटीएल क्यों नहीं किया, तो आपने कहा मैडम मैंने डिस्कस कर लिया, वो नहीं चाहती बीटीएल, मैंने तो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर ली है उससे, ठीक है, तो यू कैन आर्ग्यू मैडम वो तो ब्रीच है, मैंने बात कर ली है उससे, वो उसने सिर्फ रिफ्यूज कर दिया, तो मेरा प्लान तो इलेक्टिव सेक्शन है,
तो मैडम ने फिर क्या कहना है, वो मैडम कहेंगे तुम इस पेशेंट की जो है हिस्टेक्टमी कर रही हो, ये क्यों कर रही हो हिस्टेक्टमी? वो कहा मैडम वो डेफिनेटिव चाहती है, उसके बच्चे फैमिली कंप्लीट है, 40 ईयर उसकी एज है, अभी भी वो 2-4 एचबी के साथ आई है, दोबारा नहीं आ पाएगी। तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी फेल हो चुकी है कि मायोमेक्टमी उसकी हो चुकी है, मैं तो उसकी हिस्टेक्टमी करूंगी, मेरा तो ये इंडिविजुअलाइज प्लान है। हालांकि कितना हॉरिबल है हिस्टेक्टमी करना, बट किसी इंडिविजुअल केस में हिस्टेक्टमी होगी क्योंकि वो चाहती है, उसमें वही लास्ट रिजॉर्ट बची है। ठीक है, आपने तो उससे हर चीज डिस्कस कर लिया ना कि ट्रीटमेंट जो ली है, ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर लिया ना कि अब तक क्या ट्रीटमेंट ली है, क्या वर्कअप हो चुका है, वो सब चीजें डिस्कस हो चुकी है। तो आप अगर पेशेंट लेट्स सपोज मैलिग्नेंसी की है, आप उससे बात कर रहे हो, तो फिर आपने कहा कीमो, आपको एग्जामिनेशन पर लगा इतना बड़ा मैस है, मैं इसकी स्टेरिंग लेप्रोटमी नहीं कर सकती मैडम, और ये सही भी नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसकी पहले भी 2 लेप्रोटमीज हुई हैं, आप इसको एडवांस मैलिग्नेंट ओवेरियन मैस है, बल्कि मैस है। मेरा प्लान मैडम ये है, मैंने तो नहीं एडजुवेंट कीमो देनी है, 3 साइकिल दूंगी, डाउन रेगुलेट करूंगी, मैस छोटा होगा, आई विल प्लान सर्जरी देन। मैं मरीज से भी डिस्कस कर लिया है मैंने कि आपके केस में ये जो मैस है ये हमें मैलिग्नेंट लगता है, फैला भी हुआ है, इसमें ये भी मुमकिन है कि हम आपको दवाइयां दें, छोटा कर दें, बाद में सर्जरी करना है, और ये भी मुमकिन है कि हम पहली दफा सर्जरी करें तो हम कर ही ना पाए, हमें सिर्फ बायोप्सी लेनी पड़े। बहुत सारे प्लान है, मैं तो रैंडम बता रही हूँ, बट ये वाला जो विशेष और प्लानिंग है ना, ये तुम करोगे क्या जब तुम्हें पता होगा कि डायग्नोसिस क्या है। जब तुम हवा में उड़ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम मरीज से क्या डिस्कस कर रहे हो, और एग्जामिनर को भी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, जहाँ एग्जामिनर लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हो, और पेशेंट लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लान। मेक योर प्लान और स्टिक टू दैट, और उस पर डट जाए। फिर चलें, ये स्केचेस बार बार हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन स्केचेस के थ्रू हमने अपनी हिस्ट्रीज तैयार करनी है, मैनेजमेंट प्लान्स बनाने हैं, तो हर केस के साथ ये आपको इजी हो जाएगा, इसके साथ इतनी दफा हम गो थ्रू होंगे आपको रट जाएगा। चलें फिर ये जो है जी अच्छा मैम, जैसे हमारा ईडीडी व्हील होता है, अलाउड होता है एग्जाम में, इसी तरह अगर कॉन्ट्रासेप्शन व्हील अलाउ होगा, वो जो WHO वाला है, एग्जामिनर उस पर कोई करते हैं? नहीं, अलाउ नहीं है, ना करें। कॉन्ट्रासेप्शन आपको पता होनी चाहिए किसको क्या ऑफर करनी है, वो विल डिस्कस देम विद इंडिविजुअल केसेस। डायबिटीज में क्या ऑफर करेंगे, हाइपरटेंशन में क्या ऑफर करेंगे, कार्डियक में क्या ऑफर करेंगे, ठीक है। अब नहीं, फिंगर टिप्स पे नहीं जाइए, माइजो की रेजीम, कॉन्ट्रासेप्शन प्लान्स, आईवी आयरन की इन्फ्यूजन, BMI निकालना, मतलब मरीज का एचबी देखती हूँ ना मैं, मुझे पता होता है 6 लगेंगे इसके, मैं मरीज को देखती हूँ ना, ये 14 हफ्ते पे है और मेडिकल टर्मिनेशन करनी है, मुझे पता है आज इसको 2 नीचे से जाएंगी, मुंह से 1 रखनी है, ओरल मैंने 2 खिलानी है और कितने घंटे के बाद बुलानी है, और साइकिल कब रिपीट करना है, ये चीजें ना आप 4 साल में अगर वो कहते हैं ना, वो एक रोज घर से निकलते हो इस कमिटमेंट के साथ कि बच्चे छोड़ के मैं जा रही हूँ तो कुछ नया सीख के आऊंगी, तो वो ये कमिटमेंट है कि हर चीज फिंगर टिप्स पे ही याद है, खोलने की जरूरत नहीं है कोई चीज। अच्छा, स्टेप 3 का में था प्लान के लिए, प्लान में फिर मैं मजीद इसको इलेबोरेट कर रही हूँ कि वर्कअप डन इन हॉस्पिटल भी आएगा, जो वर्कअप पहले ले चुकी है बीमारी के लिए वो भी आएगा, वही HMB की बात है, अगर नॉन हार्मोनल खा चुकी है तो पहले देखे कि सही से खाइए, डोज पूरी थी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैडम इसमें तो दवाइयाँ खाई हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा प्लान तो ये है कि मैं इसकी मायोमेक्टमी कर दूं, छोटा सा फाइब्राइड है जिसमें प्रेशर सिम्टम भी नहीं है, हाउ यू विल जस्टिफाइड कि मैडम इसने एडुकेट प्लान डोज लिए हैं, एडुकेट डोज पे मैक्सिमम डोजेज पे इफेक्टिव नहीं है, देन यू विल लेबल की फेलियर, मेडिकल फेलियर है, मेरी बायोप्सी बनती है, अदरवाइज नहीं जस्टिफाई कर सकते। और मैं एक और बात बता दूं, हिस्टेक्टमी मायोमेक्टमी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है, एक नॉन इन्वेसिव प्लान हमेशा आपके पास होना चाहिए। वो एक जो चूंटी है उसको मारने के लिए तोप और टैंक नहीं लेके आने, एक बेचारी बिनाइन ओवेरियन सिस्ट है उसको मारने के लिए आपने THBSO नहीं करनी, ठीक है। तो हमेशा आप स्टेप वाइज ही रहें, तो ये तुम्हारी थ्योरी में मैंने बोला था और ये एग्जामिनेशन में बोला है, इंडिविजुअलाइज प्लान तो तुमने करना ही है, बट आपने जब ट्रीटमेंट प्लान बनाना है तो हमेशा स्टार्ट करें कि जो पहले ट्रीटमेंट ली है उसका क्या फर्क इफेक्ट था, what she has taken so far and what is the effect of treatment, then you will move next, ठीक है। तो ये 2 मैनेजमेंट्स हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन से पहले क्या कुछ हुआ है उसके साथ, ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन, और जब ये एडमिट हो गई है तो फिर क्या कुछ हुआ है इसके साथ, ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर एक पेशेंट नहीं बता रहा ना तो उसके पीछे ना पड़े, एग्जामिनर माइंड करते हैं कि आप मरीज से पूछो कि वो बताएगी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन का तो कंपोनेंट अलग है,
नहीं भी हुई तो यू विल प्लान इट कि मुझे कौन कौन सी चाहिए एंड यू विल जस्टिफाई देम। तो इस पे टाइम ना बर्बाद करें, टाइम बर्बाद करना है स्टेप 1 पे और स्टेप 2 पे और स्टेप 3 के लास्ट पार्ट पे विच इज द पेशेंट विशेस एंड प्लानिंग। बस बाकी इन्वेस्टिगेशन बस यही है, हल्का सा पूछ लो कि क्या पहले लिया था और अब क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, दैट्स ऑल। मरीज से डिस्कशन में नेचर ऑफ डिजीज, कोर्स ऑफ डिजीज डिस्कस कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। डायबिटीज वाली मरीज से आपने पूछा है कि डाइट कैसे ले रही है और वो खा रही है बेकरी प्रोडक्ट्स, तो उसकी उसी वक्त काउंसलिंग करनी है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है कि यू आर केयरिंग डॉक्टर। अगर एनीमिक पेशेंट है तो एनीमिक डाइट उसी वक्त उसको बतानी है कि ऐसा करें ऐसा नहीं करें। हीम्ड आयरन हीम डाइट की बात ही और होती है। तो जहां काउंसलिंग का मौका पूरी HOPI में मिले, डू नॉट स्किप इट। बाकी जनाब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सेशन के, तो आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग पे करें, तुम तड़ाक ना कर क्या करें मरीजों के साथ, वो प्रिंसेस होते हैं आपके उस वक्त। वैसे होना भी मरीज को प्रिंसेस ही चाहिए यार, रिस्पेक्ट देम, उनका नाम लें, आप बोलें, तुम तड़ाक वाला कल्चर अच्छा नहीं है। मैं पहले ही बता दिया, मेरे अपने टीचिंग सेशंस में 0 टॉलरेंस है फॉर नेगेटिव कमेंट्स। कल परसों मेरी बच्ची ने मुझे बताया कि फलाने व्हाट्सएप ग्रुप में मैडम आपके लिए तो ये हो रहा था वो हो रहा था, झूठ बोल रहे थे। आई टोल्ड हर यार जब सच बोले तो बताना, झूठ ही बोल रहे थे बोलने दो, ठीक है। तो चलें, treat your patient as a princess, call her name, do not use तुम बीबी like words, shake hand at introduction। अभी ये चूंकि शेक हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है वो कोविड की वजह से, लेकिन पहले हम ये बहुत अच्छा लगता है कि मरीज से आप, तो मरीज का एक टच भी होता है ना, चलो छोड़ो। एक्सप्लेन काज ऑफ ऑल एग्जामिनेशन इन अ डिसेंट वे, शो हर कंसर्न बिहेवियर, रिमेंबर हर वर्ड्स। एक मरीज बता रहा है मेरा बंदा फोत हो गया, अब अगला जो कैंडिडेट है वो इतना हवाइयां उड़ी हुई हैं, बंदा क्या करता है, उसने कहा फोत हो गया, बंदा क्या करता है फोत हो गया। सोशल इकोनॉमिक में बंदा कितना कमाता है वो उसकी शक्ल देख रही है, बिकॉज शी इज नॉट रजिस्टरिंग ना, सिंपैथेटिक हो उसके साथ, वो जो बोल रही है उसको कंसिडर करें। हियर इज अ टिप, मेरी पेशेंट का नाम अगर असलम है, आज मुझे पता चल गया बायोडाटा में, जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आप कहीं आयशा असलम साहब क्या करते हैं, जो शी विल बी वेरी मच कंसर्न्ड कि इसको पता है, मतलब नाम से बड़ी एफिलिएशन होती है। डू नॉट रिपीट थिंग्स, उसे लगता है ये लड़की खवास बाख्त है, वो अपनी इज्जत ही नहीं कर रही होती दिल में, तो क्या उसने इन्फॉर्मेशन देनी है। डोंट इंटरप्ट हर। कुछ मरीजों को करना पड़ता है इंटरप्ट, कुछ मरीजों को नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो कमिंग टू आवर दिस स्केच, ये तो खैर ओब्स का स्केच मैं बता रही हूँ। तो स्टेप 3 में जब हम यहाँ आते हैं ना एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनेशन पे ना आपने ना मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग्स, सोशल यहाँ पूछनी है। जैसे आप पेशेंट से बातचीत कर रहे हो, लिटा रहे हो, बिठा रहे हो, फटाफट पूछ लो उससे कि मैडम सॉरी आयशा तुम्हें कोई शुगर ब्लड प्रेशर दिल का मसला टीबी तो नहीं है, दोबारा पूछ लिया। सर्जिकल में कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई खास पुराने नशे की दवाइयां तो इस्तेमाल नहीं कर रही, घर में हालात ठीक है, घर अपना है आपका, हस्बैंड असलम साहब ठीक कमा लेते हैं, गुजारा ठीक हो जाता है, बस ये 5-6 बातें करनी है ना। ये आप अपने स्टेप्स को ब्रेक ना करें, आप एग्जामिनेशन में कर लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अगर 11 मिनट में यही इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाए ना स्टेप 3 तक, ये भी बहुत है। तो बाकी आप मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग्स, हिस्ट्री एग्जामिनेशन जब कर रहे हो, चला रहे हो, खिला रहे हो, तब गप्पे मार के पूरी कर लो, ठीक है। अगर उसने आपको स्टेप 1 में जब आप अपनी हिस्ट्री बता रही थी एंड शी टोल्ड यू कि मेरी अपेंडिसेक्टमी हुई है, आप उसको रोके मत कि मुझे सर्जिकल हिस्ट्री अभी नहीं बतानी, जब मैं एग्जामिनेशन करूंगी तब पूछूंगी। आप उसको यहाँ प्लस कर दें, बस बस अभी उसे कहें ठीक है इट्स ओके, मुझे अपने बारे में बताएं। और यहाँ जब आप आए हो तो आपको पता है सर्जिकल हिस्ट्री पे प्लस लिखा हुआ है, तो यू विल टेल कि क्यों भी, हाँ 5 जा सकती हो। तो सर्जिकल हिस्ट्री पे ना प्लस है, तो फिर आपको याद आ गया नहीं अपेंडिसेक्टमी हुई थी, कॉम्प्लिकेशन थी या नहीं थी, अब उससे डिटेल पूछ लो। आपने उसको इंटरप्ट भी नहीं किया, आपने रिपीट भी नहीं किया क्वेश्चन, क्योंकि आपका परफॉर्मा बिल्कुल परफेक्ट है। चलें, अंकल के साथ जा सकती हूँ, खाना खा के। मैं जब सेशन लेती हूँ मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं, तभी मुझे तंग करते हैं। अच्छा, बाकी तो ये टिप्स ट्रिक्स चल ही रही थी। आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग यही है भाई, उसकी इज्जत करो, एहतराम करो उसको, वही पास कराएगी आपको।
इंटरप्ट मत करो, उसकी बातों को याद रखो, ठीक है। और जहाँ जो बता रही है जिस कंपोनेंट में, उसमें फिल करते रहो। और पहले का 1 मिनट उसको बोलने दो, मैं आगे बताती हूँ हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद पेशेंट, ठीक है। शेक हैंड, डू नॉट टेल टीम, ये जो मैंने सारी बातें की ना उनको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया डोंट्स एंड डूज करके, ठीक है। ये आप एक दफा पढ़ लें। तो बस ये लिखा हुआ है। समटाइम जब आप ओब्स में तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते ही नहीं है ना, गायनी में भी नहीं करना इतना दिक्कत हो उसे। पेशेंट से कहें कि आप अपनी निपल को स्क्वीज कर लें, बुरी बात है आप स्क्वीज करो, पेन हो जाता है इससे, ठीक है। पेशेंट से ही कहें कि अपने आप को अंड्रेस करिए, जस्ट हेल्प हर। हाँ, जब वो अंड्रेस हो गई है ना, फिर आपने उसको ड्रेसअप जरूर करना है। टाइम अप हो रहा है, घंटी बज रही है, एग्जामिनर बुला रहा है, बुलाने दो। मरीज को शलवार पहना के ही आना है एट एनी कॉस्ट। भाड़ में जाए एग्जाम और भाड़ में जाए पास होना, उसको उतारी भी है तो पहनानी भी तुमने। अच्छा, तो वेयर वी वर, हम कह रहे थे हाउ टू कम्युनिकेट विद पेशेंट। एक तो इज्जत आराम से लें, उसका नाम बोला करें। अगर आप मुझे भी कहते हो ना मीन्स, मैं ना अभी अभी थ्योरी के 9 फेब को थ्योरी का पेपर हुआ, तो 10 को मैंने जो मेरे बच्चे थे उनके साथ मिलके मैंने पेपर कंपाइल भी किया, उनको बता भी दिया कि कैसे आपने अप्रोच करना, खुदा ना खासा दोबारा भी देना पड़े। तो मेरा नाम महजबीन है और बच्चों ने शॉर्टकट रख के ना मुझे हीरा बोलना शुरू कर दिया, बट घर में तो जो सब महजबीन कहते हैं तो अच्छा लगता है सुनना। तो सेशन में मेरी क्लास फेलो भी है, मेरी हॉस्टल फेलो भी है, बल्कि रूममेट भी है। तो सब मुझे कहते डॉक्टर हीरा, डॉक्टर हीरा। मैं सुन रही थी, बट शी टेल मी महजबीन ये बताना, एंड आई फील सो मच गुड। इतना मुझे कोई अच्छा लगा ना यार, अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, मरीजों को भी अच्छा लगता है। तुम तड़ाक करोगे, उसे कहोगे आयशा कैसी हो, आयशा मुंह खोलो, आयशा मुझे बताओ कि दर्द कहाँ जा रहा है। तो मतलब पेशेंट इतना ऑन करता है। पेशेंट तो इतने अच्छे होते हैं ना हमारे पाकिस्तान के, थोड़ी सी भी इनको इज्जत दो ना तो सच में जान देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। नाम लिया करें, ये बहुत एसोसिएशन होती है इससे। अगर कोविड डेज ना होते तो मैं जरूर कहती मरीज से सलाम भी करें, टच का भी एक अपना कनेक्शन होता है। तो डूज एंड डोंट्स मैंने बता दिए। अच्छा, जब भी कोई एग्जामिनेशन कर रहे होता है ना तो मरीज से बताते रहो कि मैं आपका जो है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करूंगी। कब सब छात्रों के मसले पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, खुदा खास्ता आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप को मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन आपने हर महामारी के बाद ना खुद को एक दफा चेक करना है। एग्जाम आपने चेक भी किया, आपने काउंसिल भी कर दिया, ये दोनों स्टेप साथ साथ चलेंगे ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इससे। आपने बायोमैनुअल करना है मरीज को, आपको पता है पीए पे टेंडरनेस पॉजिटिव है, आगे भी टेंडरनेस है बायोमैनुअल पे, तो आप बोलें कि देखें आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि दर्द कम से कम हो। ये आपके सामने मैं दवाई लगा रही हूँ, छोटा सा ये स्पेकुलम है, मैं खोल के देखूंगी बट आपको दर्द नहीं होगा। आई श्योर यू दर्द होगा तो आप मेरा ये हाथ है ये दबा देना, मुझे बता देना, चीखें नहीं मारती। तो मैं बहुत कोशिश करूंगी, मतलब पेशेंट को ना एग्जामिनेशन के स्टेप्स बताओ। ये तो नहीं है मतलब आपको लेट जाए और आपने फटाफट शलवार उतार दी उसकी, हाउ बैड इट इज, मतलब व्हाट इज दिस। अब वो बेचारी लेटी है, आपने फटाफट ग्लव्स पहन के उसके वजाइनल एग्जामिनेशन शुरू कर दिया, कंसेंट कोई काम नहीं, एक्सप्लेनिंग के स्टेप्स, हाउ बैड इट इज। वो उसकी आपने का शलवार कमीज ऊपर करी और आपने ब्रेस्ट को हाथ लगाना शुरू कर दिया, हाउ बैड इट इज। एक्सप्लेन, टेक कंसेंट। कंसेंट तो शुरू में ले ली कि मैंने आपका मायना करना है, छाती का भी, पीए का भी, अंदरूनी भी, लेकिन फिर भी आप दोबारा भी बताएं कि मैं ब्रेस्ट को चेक करने लगी हूँ, मैं कर रही हूँ। पहले आप अपने निप्पल खुद स्क्वीज कर लें, गायनी के पेशेंट की बात कर रही हूँ, पीए करने लगी हूँ, गरम ठंडा वो बात कर लें, हाथ गर्म कर लें। तो ये थोड़े एसओपीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ओवरलुक देम, फिर आपका पूरा एग्जाम ही ओवरलुक हो जाता है। सॉरी मैम, ठीक है, मैं एक मिस हो गई है, ऑप्स के पेशेंट का नहीं करना ये एग्जामिनेशन ब्रेस्ट वाला? नहीं 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 नहीं, ओब्स के पेशेंट की निप्पल को हाथ नहीं लगाना, और ना ही उसका बायोमैनुअल करना, ना उसका स्पेकुलम करना, ठीक है। ठीक है। अंटिल अनलेस आपको कोई ऑब्वियस मैस मिलता है, अंटिल तो अनलेस कोई वैसे ऑब्वियस बाकी मैस।
प्रिंसिपल एल्वियोलर कॉम्प्लेक्स को छोड़ के बाकी जैसे पैल्पेशन देखो कुछ भी उसमें नहीं? उसमें से क्या होगा, डिस्चार्ज आ जाएगा, तो वो तो पॉजिटिव है प्रेगनेंसी में, या मिल्क आ जाएगा, वो तो पॉजिटिव है। अच्छा तो ना मैं कहाँ थी, most important, show your patient your tools before use at her, show speculum, apply lignocaine gel in front of her, tell her it is beneficial, show her pap smear kit, explain purpose and method, modify examination steps according to patient ease, do maximum examination steps in sitting position, do all examination in lying position। देखिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कंपोनेंट ना बैठ के भी होता है, लटा के भी होता है, तो ये नहीं करना मरीज को उठक बैठक कराते रहो। जितने मैक्सिमम कंपोनेंट्स पेशेंट के बैठे बैठे होते हैं, बैठे बैठे करा लो। फिर जब लिटा रहे हो तो उसी वक्त आपने रिमेनिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीवीएस और पीए कर लेना। बैठी है तो वो आपके वाइटल्स सारे हो गए, और पीछे से जो आपने रेस्पिरेशन के लिए चेक करना है सब कुछ हो गया। जब वो लेट गई है तो बस वो लेट गई है, अब ये नहीं कहना मैं भूल गई थी, मैंने तो लंग चेक करने हैं पीछे से, नहीं तुम उठ जाओ, नहीं अब मैं बैठ गई थी, अब उसको उठक बैठक नहीं करानी, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पेशेंट की कंफर्ट को देखते हुए ना यू कैन मॉडिफाई योर स्टेप्स। और ये जो स्टेप्स मॉडिफिकेशन है ना, ये ऐसे नहीं है कि तुम आज जाओगे और तुम मॉडिफाई कर लोगे एग्जाम में जाके, कर ही नहीं सकते जब तक तुमने 50 मरीजों को ना एग्जामिनेशन किया हुआ है, वरना तो तुमसे होगा ही नहीं 5-6 मिनट में एग्जामिनेशन। जब मैंने ट्राई की प्रैक्टिस करने की आइडियल वे में, एग्जाम के वे में, ऑब्वियसली तुम्हारी तरह यूं ट्रेनिंग में नहीं कुछ किया था पार्ट 2 के बाद ही हाथ लगाया था, तो एक जीपी करने में 30-40 मिनट लग रहे थे, बट मैं भी ढीठ थी। एक वार्ड के बेड 1 से मैंने शुरू किया और बेड 30 तक मैंने कर लिए सारे जीपी। जब मैं 30 बेड पे थी ना तो मैंने 5 मिनट में कर लिया था। तो शुरू में काफी एफर्ट करनी पड़ी, मैंने तो कोई 50-60 दफा एग्जामिनेशन किए हैं। मैं कोई अच्छी इतनी बड़ी लाइक फाइक नहीं हूँ, मैं एम जस्ट हार्ड वर्कर, और हार्ड वर्कर हूँ तो मुझे ये पसंद है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नहीं है। तो जिस काम में मोहब्बत हो ना वो उसी काम में आप एक्सेल करते हो, इसी में दिल भी चाहता है हार्ड वर्क करने को। आई हैव वेरी गुड क्रेज, मुझे क्रेज है पीपीटी बनाने का, संवारने का। लोग घर में किचन साफ करते हैं मैं पीपीटी बनाती हूँ, मुझे इससे एक्साइटमेंट मिलती है। ओके अच्छा तो इंगेज, अच्छा पेशेंट को पेन हो रहा है ना, तो आपके लिए टिप है कि उसको इंगेज कर लें इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन में जो उसको अच्छी लगती है। खानदान वाले ठीक है, हस्बैंड प्यार करता है या नहीं करता, ससुराल वाले कैसे हैं, बेटी की शादी हुई है तो वो ठीक है, वो भूल जाती है बाय मैनुअल पे चीख मारना। ठीक है तो चलो ये काफी लंबा हो गया। अच्छा HUPI देते हुए प्रेजेंटेशन के, मैंने तो बोला 5 नंबर हैं, वो 5 नंबर तुम खो ही देते हो ना, तो ना खो। उसके लिए रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, चीजें हैं, तुम लोगों को मिल जाएंगी, वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो चेयर पे बैठते हो ना एग्जामिनर के सामने, तो कंसल्टेंट की तरह बैठना है, डर के सहम के निक्कू बन के नहीं बैठना। ठीक है, बड़े डिग्निटी के साथ आपने आंसर सेशन को लेके जाना है। पहले का 1 मिनट ना आपने बायोडाटा के बाद मरीज को दे देना है, उसको तुम निकाल ही दो अपनी जिंदगी से, उस 1 मिनट को वो मरीज को ही दे दो। उसे कहो मुझे अपने बारे में हर चीज बताओ, कैसे आई हो, क्या हुआ है, सब कुछ। लेट हर टू स्पीक, चाहे वो गाना सुना दे इसमें। 1 मिनट मरीज को दो तो आपके जो बाकी के मिनट्स हैं वो बहुत क्वालिटी यूज होते हैं। शी विल टेल यू कि पेट में गोला है, 6 महीने से है, ये तो कह रही है निकाल दो, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, नहीं ये तो कह रही है नहीं निकालेंगे, मेरी तो जिंदगी साहब आई हुई है, पेशाब ही नहीं रुकता, खांसी और दर्द है इतना मुझे, रुक रुक के आ रहा है मुझे, और मेरे तो भूख ही मर गई है, तो ये तो कह रही है सीटी करा लो, ये तो वो सारी इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन दे देगी 1 मिनट में। तो बस यही कसर रह जाएगी कि डीडी नहीं बता रही बाकी सब कुछ बता देगी। तो और ये हर मरीज पे एप्लीकेबल भी नहीं है, कुछ मरीज वाकई गाना सुनाएंगे कुछ मरीज तो क्या, पाकिस्तान के तो मरीज भी फिर वही है ना पहुंचे हुए, फिर आप काबू करें उनको, प्रैक्टिस करें इस पर। डू नॉट राइट एवरीथिंग, मैंने तुम लोगों को दिखाया है ना, प्लस माइनस निमोनिक स्केच, यही करना है। एग्जाम में कहानियां लिखने का टाइम नहीं है, बट जो बच्चे IIM के हैं उन्होंने कहानियां लिखनी है, क्योंकि कहानी नहीं लिखोगे तो फिर बोलोगे क्या। ठीक है, इफ यू आर योर एग्जाम इज नॉट नियर आफ्टर अ ईयर आपने देना है, तो कहानियां लिखो, 30 कहानियां लिखनी है, और वो लिखनी है। जिसने 30 कहानियां लिख ली एग्जामिनेशन हिस्ट्री से लेके मैनेजमेंट तक, उसका 80% काम हो गया। बट एग्जाम में कहानी नहीं लिखनी, उसमें प्लस माइनस ही करना। ठीक है, यू कैन यूज निमोनिक्स एज वेल, जैसे मैंने आपको एनीमिया का SAD BMW बताया, मेरे प्राइमरी मेनोरिया, सेकेंडरी मेनोरिया, डायबिटीज, हर एक के निमोनिक्स होते हैं।
आल्दो मैं अब तो मुझे खैर उम्र गुजर गई निमोनिक्स पे करते हुए, लेकिन अगर आपने नए निमोनिक्स बनाए तो वो भूल जाते हैं, फिर वही स्टेप 1 2 3 पे रुके रहो, क्योंकि एक चीज ऑर्गेनाइज होती है तो हमेशा रिप्रोड्यूस करने में इजी रहता है। अनकॉम्पिटिटिव पेशेंट से रेपो कार्ड खेलें, जैसे मैंने बोला है, इसके ऐसे ही इन लॉज का पूछ लिया, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री आई हैव टेल यू, ठीक है। और गिफ्ट बॉक्स ये आईएमएम के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए भी है जिनका एग्जाम अभी साल के अंदर है, ये नहीं कि जिनका 30 दिन के बाद है। अपनी हर केस की फाइल बना लें अभी से ही। इफ यू हैव यू नो, एक मिनट में अपनी फाइल लाती हूँ। ये प्रोलैप्स की मेरी ना ट्रेनिंग के दौरान की फाइल है, हाँ उन दिनों में शाज़ा खटक आई हुई थी, नहीं मैंने वहां से ये इसको निकाल के ना टेयर ऑफ करके साइड पे कर लिया। फिर मेरे नोट्स थे, ये मैंने जहाँ कहीं लिखे उसको निकाल के रख लिया। फिर मैंने प्रोलैप्स पे एक हिस्ट्री ली, किसी को प्रेजेंट की थी, ये केस पे इस पे कुछ चीजें थी, मैंने फाड़ के इधर लगा दिया। फिर प्रोलैप्स पे नोट्स बनाए थे, वो फाड़ के इधर लगा दिए। फिर ट्रेनिंग में 3rd ईयर में कोई सीपीसी हुई थी, उस पे मैंने केसेस सुने प्रोलैप्स के, वो मैंने फाड़ के निकाल दिया। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, उस पर उन्होंने बताया था चेकलिस्ट फॉर पेल्विक एग्जामिनेशन, और कुछ और भी अच्छी चेकलिस्ट थी, वेजाइनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल, मैंने यहाँ सारी फाड़ के इधर लगा दी। फिर डॉक्टर लतीफ साइश लतीफ के सेशन सुनती थी, जितने सुने समरी बनाई, पॉइंट आउट किया, लगा दिया इधर। फिर मेरी फ्रेंड ने का कोई केस मुझे अच्छा लगा, उससे वो पास हो गई, उससे लेके मैंने यहाँ लगा दिया। फिर हिस्ट्री के मुझे पॉइंट्स मिले प्रोलैप्स के, जहाँ से मिले फोटो कॉपी कराई, यहाँ लगा दी। फिर किसी ने एरोडायनामिक का कोई लेक्चर हुआ था कहीं एमएच में, वहाँ गई, वहाँ से किसी ने कोई फोटो कॉपी लेके बैठा था, मुझे अच्छी लगी, मैंने करा के यहाँ रखती। फिर किसी टॉक स्टेशन पे गई, ग्राफ्स थे वो मुझे अच्छे लगे, मैंने वहां से निकाल के यहाँ लगा दिए। फिर यूरोडायनेमिक के हैंड आउट्स कहीं मिल रहे थे, मैंने ले लिए, यहाँ लगा दिए। फिर 10 टीचर में यूरोडायनेमिक्स की कुछ चीजें अच्छी लगी थी, फाड़ के इधर ही लगा दी। ठीक है। अच्छा, फिर एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की केसेस थे कुछ, वो भी यहाँ लगा दिए। फिर किसी मेडिकल बुक शॉप पे ना प्रोलैप्स के नोट्स पड़े हुए थे, उसमें वो पढ़ी मैंने पूरी, खैर उसमें प्रोलैप्स की जो चीजें अच्छी लगी वो निकाल के इधर लगा दी। फिर जेपी माला से प्रोलैप्स पढ़ा, उसके अपने नोट्स बनाए, लगा दिए फाड़ के इधर ही। फिर काफी मैंने वर्कशॉप अटेंड किया, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। कोई कहता था ना वहाँ कोई लर्निंग सेशन हो रहा है, मैं उधर ही होती थी। तो बस फिर वहाँ राशिद चौहान साहब के थे कुछ सेशन, वो जहाँ जहाँ लिए वो लगा दिए। फिर मेरा पहला सेशन हुआ था जो मैंने कंडक्ट किया 2019 में, उन बच्चों को बड़े दिल से मैंने पढ़ाया, और वो सारे आज मेंटोर हैं, जितने भी वो मेंटोर हैं वो आज मेंटोर हैं, वो इतना अच्छा मेरा सेशन गया। तो उसमें जो मैंने नोट्स बनाए, उनके होमवर्क लिए, वो सारे इधर हैं। तो ये तो मीन्स अगर मैं ये प्रोलैप्स को यहाँ फाड़ के ना लगाती ना, अपनी फाइल ना बनाती, तो ये तो कभी ऑर्गेनाइज ना होता। और ये सब चीजें मेरी इतनी मेहनत का काम उड़ गया था ना, तो सारा फाड़ के मैंने इसको एक फाइल बना दी, दिस इज माई फाइल। और यही हाल मैंने डायबिटीज के साथ किया। दुनिया में डायबिटीज मैंने कहीं पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी है, मैंने फाड़ के यहाँ इसमें लगाती रही हूँ। डाइट चार्ट, इंसुलिन के तरीके, कोई हाई रिस्क से फाड़ा, कोई ड्यूहर्स से फाड़ा, कोई किसी पुराने एडिशन से फाड़ा, कोई कुछ कितने कोई केसेस हैं इसमें, इतने अमेजिंग केसेस हैं, मेरी कोई 10 किताबें और बन जाएंगी। बस ये मेरी फाइल्स हैं। तो अगर आपका एग्जाम है 1 साल बाद, तो मेक योर फाइल्स। अब हर दफा नहीं ऐसा होता कि एक चीज पढ़ने के लिए तुम सारी किताबें खोलो। सबसे बड़ा काम, नुकसान ही यही है कि ना, नहीं आपसे कोफ्त होती है, बट आपकी हर चीज अगर ऑर्गेनाइज है ना तो मिल जाती है। अब गायनी ऑब्स में केस ही कितने हैं, 20 केसेस है ना, तो बस 20 ही फाइल बनेंगी। ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम, अगर तुम लोगों ने पहली अटेम्प्ट में पास होना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट भी ज्यादा लगानी है तो फाइलें बना लो 20 फाइलें बना लो। मेक अ फाइल ऑफ ईच, राइट डाउन मेजर केसेस,
हर चीज ना एक ही फाइल में हो, मतलब अगर तुमने प्रोलैप्स रिवाइज करना है तो तुम्हें कुछ और ना खोलना पड़े, बस वो हर जगह एक सारा कुछ उसी में ही है। ठीक है, निमोनिक्स भी मैं देती रहती हूँ, मिल जाएंगे तुम्हें, आइडियल लोब्स केसेस और निमोनिक से सारे। ये TMISU हर एक से मरीज से आपसे पूछना होता है कि व्हाट शी नोज अबाउट टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी से बारे में डिस्कस करना होता है, कितनी दफा उसके एंटीनेटल विजिट्स हुए हैं, क्योंकि कंप्लायंस चेक करनी होती है। अगर लगा हर मरीज से पूछ लिया करें, चाहे एनीमिया ना भी हो, स्टेरॉइड का भी, और अल्ट्रासाउंड कितनी दफा हुए हैं, बिकॉज डेटिंग स्कैन या IUGR निकालना ये मसला हो जाता है बाद में। ठीक है, बाकी स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, एग्जाम में कैसे सुनाना है, वो सारी बातें मैं बताती रहूंगी इंडिविजुअली विद केसेस। और कुछ थर्ड ट्राइमेस्टर की डिटेल स्टेप 2 में थी ना, तो उसमें वैक्सीनेशन स्टेटस ये सब चीजें कैसे बतानी है, समराइज। और क्या बचा है इस पीपीटी में, सारे ही हो गए। हाँ, जो भी गिफ्ट बॉक्सेस हैं। ओके, हिस्ट्री नरेशन इम्पोर्टेंट है। Practice demo cases in preparation time before exam. Paragraph should be crammed just wisely. Complete checklist of case and reproduce your pre-cooked sentences by slight modification, adding yes or no. अगर आपने ना डायबिटीज के बारे में बताना है कि ये डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन या ट्रीटमेंट प्लान किया है, तो पहले से ही लिख के रखो। अगर मेरी जैसी इंग्लिश है तो एग्जाम में फिर आ नहीं होती, बट अब वो टेम्पलेट्स जो है बनी बनाई है, उसमें यस और नो ही लिखना है ना। ठीक है, जिस पे काम करें, बी कॉन्फिडेंट रहें, लुक इनटू द एग्जामिनर आईज। एग्जामिनर की आई में तब देखोगे ना जब ये जो स्टेप्स हैं इस पे प्लस माइनस है, क्योंकि अगर आपने हर चीज ही लिखी हुई और पढ़ पढ़ के सुना रहे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जब आपने मैक्सिमम केसेस को प्रैक्टिस किया होगा, आपको पता है ये वाला जो स्केच है ना, फिर आपके दिमाग में होता है। ये वाला स्केच ये आपके दिमाग में होता है फिर, और आप एग्जामिनर की आईज में देख रहे होते हो, वरना तो आप अपने पेज ही उल्टे पुल्टे कर रहे होते हो, वहां भी कुछ नहीं मिल रहा होता वैसे। ओके, और क्या करना है, फाइल्स बता दी। अच्छा, बाकी कुछ मोटिवेशनल बातें हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, टेल, ये डॉक्टर आशा चौहान की बातें हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने इनको लिख लिया था। एंड आई एम टेलिंग यू, बिलीव इन योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ दैट इट इज राइट टू पास। सर का तो स्टाइल भी अच्छा है ना, तो दैट तो मोटिवेट हो जाता है। नो दैट डायग्नोसिस एट द स्टार्ट, मरीज को जो वो गोल्डन 1 मिनट दिया ना, उसमें उसने सब कुछ बोल दिया है, और सर कहते हैं उसने सब कुछ बक दिया है। लेकिन आज द पेशेंट द रीजन, उससे पूछ लें कि कैसे आना हुआ, सारी बातें पूछ लें उससे। ठीक है, 1 मिनट में वो सब कुछ बता देती है। फिर आप उससे पूछें कि कैसे आपका आना हुआ। मतलब अगर मरीज बता भी दे मुझे फाइब्राइड है, तो ओवरलुक करें उसको। पता है पिछले केस में क्या हुआ, मेरी एक पेशेंट थी, हाल MCPS की थी, और उसको जो है ना वो सिस्टर जोसेफ नोड्यूल मिल गया, रिकरेंट GIT का जो नहीं होता, GIT मैसेज का जो नोड्यूल होता है, स्पेसिफिक फाइंडिंग है, वो उसको मिल गया। उसको पता था ये सिस्टर जोसेफ नोड्यूल कितना रेयर है, बट उसने तुक्का मार के बोला था, बट एग्जामिनर ने उस चीज को माइंड किया कि इसको केस पहले से ही पता था, और वो GIT का कैंसर था। खैर उसको तो केस चेंज करवाना चाहिए था। देखो, जो केस तुम्हारे डोमेन का नहीं आता ना, या मरीज से लैंग्वेज बैरियर है, तो बजाय इसके कि उसको फेल करके आ जाओ, फेल तो फिर वैसे ही होना है क्योंकि तुम्हें तो आता नहीं, फिर लड़ो उस पे, को मेरा केस मेरी डोमेन का ही नहीं है। ये जो ओवेरियन जो GIT का कैंसर आया, ये बेसिकली प्राइमरी डोमेन तो सर्जरी की है ना, तो या तो मेरा केस चेंज करो, इस मरीज को पश्तो बोल रही है या बलोची बोल रही है, मुझे नहीं आती, मेरा केस चेंज करो, या मुझे कंपनसेट करो, मेरे टाइम को भी और मेरी इस अटेम्प्ट को भी। फाइट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि वो तुम्हें फेल तो वो कर ही देंगे, क्योंकि तुम क्या बोलोगे एक बलोची मरीज से जब तुम्हें आती नहीं। तो एटलीस्ट वो सवार हुसैन वाली बात तो करो जो मैंने शुरू में बताई थी। और ऐसे 2 मेरे बच्चों ने केस चेंज करा लिए थे। ओपन हाउस से सुनोगे, तुम सुनोगे उनकी गप्पे, करा लेते हैं। जब आपको पता है यार तीसरी अटेम्प्ट है, फिर मेरे साथ यही मसला, मैं इतनी सेक्रीफाइस करके पढ़ रही हूँ, और ये उन्होंने फिर एक बिल्कुल लो आई क्योंकि मरीज बैठा दी जो कुछ नहीं बता रही,
तो कहो मेरे मरीज चेंज करें, सिंपली। डू नॉट उनसे डरने की जरूरत ही नहीं है, डरे वो तुमसे, वो तुम्हें क्यों फेल कर रहे हैं, और तुम्हें फेल ही कर रहे हैं तो फिर उनकी ऐसी की तैसी। मतलब इस रेयर सिचुएशन में चुप करके निक्कू बन के नहीं बैठना। तुम्हारे डोमेन का केस नहीं है, मरीज को ऑपरेटिव नहीं है, उसी वक्त बोलो, शोर मचा दो, ठीक है। ये दुनिया जो है ना शोर मचाने वालों की है। हाँ चलो इस बात ही हो गई। अच्छा, मरीज अगर बता भी देना कोई फाइंडिंग इंपॉर्टेंट तो उसको ओवरलुक करें, डर मत जाएंगे, हाँ इसने बता दिया मेरा बच्चा उल्टा है तो मैं क्या करूंगी, मैं तो कोई बात नहीं, इग्नोर इट। बाकी कीप योर वाइवा सिंपल, गिव सिंपलेस्ट पॉसिबल आंसर टू एवरी क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी टिप है, बिलीव मी। ओनली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, अपना नॉलेज वॉलंटियर नहीं करना, ठीक है। जो पूछ रहे हैं वो जवाब दो, और उसमें भी सबसे पहला आंसर मोस्ट कॉमन चीजों का होना चाहिए। Do not try to impress examiner by giving out of the way answer to make the impression that I also know this. कुछ कीड़ा होता है ना कुछ कैंडिडेट्स को अपना केस खराब करने का, वो यही करते हैं। Never think that there is a hidden trick in the question. Take the question as it is said. Generally, Viva finish on day management, and time is not left for research advances, new developments, and researches unless you yourself invite the trouble. तो आपसे मैनेजमेंट पूछिए, आपने कॉमन मैनेजमेंट बतानी है, रेयर मैनेजमेंट नहीं बतानी, रिसेंट एडवांसेस शुरू में नहीं बतानी। रिसेंट एडवांसेस के 5 नंबर हैं, और कितने केसेस हैं तुम लोगों के, इंपोर्टेंट 20 केसेस हैं, उनकी मैं दे दूंगी तुम लोगों को रिसेंट एडवांसेस, 2-3 लाइनों की होती है, क्या दुनिया में नया आ रहा है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं इसके पीछे भागने की जरूरत, बट ये एंड पे बतानी है। वाइवास आर नॉट मेड डिफिकल्ट बाय एग्जामिनर बट द कैंडिडेट्स, डू नॉट वॉलंटियर योर नॉलेज, prepare your practice bags today with all tools which you are going to use at your exam day। जो स्टेथोस्कोप पे कभी सुना ही नहीं जिंदगी में, तो एग्जाम वाले दिन वो नया खरीद के जाओगे उसमें तब भी नहीं सुनना। जिस बीपी प्रैक्टिस से कभी बीपी मैयत नहीं किया प्रैक्टिस में, नया खरीद के तुम उस दिन चले जाओ, वो खुलेगा ही नहीं। मेक योर ओन डेडिकेटेड की बुक ओनली एट डिफरेंशियल्स एट इम्पोर्टेंट गाइनी ओब्स। अच्छा मैं ये प्लान कर रही हूँ, जैसे कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है ना कॉमन, एसओबी की क्या डीडीज आएंगी, या समथिंग कमिंग डाउन थ्रू वजाइना की क्या डीडीज आएंगी, तो ये छोटी छोटी डीडीज होती हैं पूरे ओब्स में। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट अगर मैं काउंट करूं अपार्ट फ्रॉम द फाइनल डायग्नोसिस, तो वो क्या है, सांस घबरा रहा है, पेट में पानी पड़ गया, बच्चा सही नहीं है, हरकत कम हो रही है, पानी छूट गया, दर्दें लग रही हैं, हरकत हो ही नहीं रही, तो ये इन चीजों पे आपने वक्त जाया करना है, इन पे अपनी आपने डीडी लिस्ट बनानी है कि अगर किसी की मूवमेंट कम है तो व्हाट आर डीडीज, अगर किसी को लीकिंग हो गई है तो व्हाट आर डीडीज, अगर किसी को एसओबी हो गया तो व्हाट आर डीडीज, अगर कोई लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है तो व्हाट आर डीडीज, अगर कोई एसजी है तो व्हाट आर डीडीज। बेसिकली ये जो चीफ कंप्लेंट होती है उससे जाते हैं हम रिट्रोग्रेड टुवर्ड्स डायग्नोसिस। आपने एनीमिया के लिए तैयार नहीं करना, आपने अपना केस अप्रोच एसओबी के साथ करना है, इट कुड बी एनीथिंग। जब आप फोकस्ड हो जाते हो ना कि भाई एनीमिया का केस है, इसको लेके जाना है, तो फिर वो एनीमिया ही होता है, वो मर जाएगी, वो बता के कि कार्डियक, वो तुमने नहीं सोचना। तो की जो है वो ये है कि फोकस ऑन कंप्लेंट्स डायरेक्टेड डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीजें भी हैं, मेक डेडिकेटेड बुक एट रिजल्ट एडवांसेस, मेक अ डेडिकेटेड बुक एट शॉर्ट कीज जो तुम लोगों को मिल जाएंगी टुडे टुवर्ड onwards who is preparing for long case and committed to success for the exam like a boss will do it। अपने आप 2-4 लोगों के ग्रुप्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। ये अगर 3 लोगों के ग्रुप बना लेते हो ना और वार्ड में जाते हो, तो एक आपकी फाइल छुपा ले, एक आपका टाइम नोट कर रहा है और आपने 10 मिनट में मरीज की सिर्फ हिस्ट्री लेनी है और वो फाइंडिंग आपको बता दे। इस तरह करके ग्रुप्स में करोगे तो आपको मैक्सिमम केसेस का एक्सपोजर हो जाएगा। तो 3 ग्रुप्स अच्छे होते हैं, इसमें आपने फाइल नहीं देखनी। द मोमेंट यू लुक एट फाइल, आपको सामने एमआरआई की रिपोर्ट मिल गई, आपका दिमाग हो गया बंद। डोंट डू दिस। मैं अब बिल्कुल हाईली डिस्करेज करूंगी कि पेशेंट की आप फाइल देखें, पेशेंट को बिल्कुल नए सिरे से अप्रोच करें। और इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ओपीडीज में जाके मरीज देखें, वार्ड्स के मरीज देखो ही ना, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड और कुकड मरीज होते हैं। तुम लोगों का दिमाग नई चीजों में खुलता ही नहीं है। तो ओपीडी का नया मरीज उठाओ, उसका प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो वार्ड जाके, कि तुमने बाय मैनुअल पे 12 बोला है तो किसी ने एसआर ने देखा है तो उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या वो बनाई लेके चल रहे हैं, कि आप ही का प्लान फॉलो हो रहा है। अगर प्लान में कोई चेंज आया तो क्यों आया है, उनको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए या आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ओपीडी वाले पेशेंट्स चुना करें और कोशिश क्या करें कि एक दिन में कोई
एक्साइटिंग केसेस ना करो, डिफरेंट। जैसे एक दिन में डायबिटीज करना है तो 5-6 डायबिटीज के ही देख लो ना, तो सारे ना ऐसे करो, फिर ऑर्गेनाइज नहीं रहते। तो एक दिन में डायबिटीज देख रहे हो तो कोई जीडीएम का देख लो, कोई क्रॉनिक का देख लो, कोई पोली का देख लो, कोई नॉर्मलिस का देख लो। एक हफ्ता डेडिकेटेड कर दो हाइपरटेंशन के लिए, तो उसमें आईजीआर, एक्लेम्शिया, जॉइंटस सारे उसी दिन कर लो। तो इस तरह जो है वो ऑर्गेनाइज करें, डिफरेंट केसेस इस तरह ना करें। कोई प्रोलैप्स के लिए आपने देखा है तो फिर सारे प्रोलैप्स के कर लो। तो बस थक गई मैं। बाकी कुछ चीज़ों की एसोसिएशंस भी होती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो यू कैन एसोसिएट देम कि यार मैंने इसका बीपी लिया है तो मैंने हाइपरटेंशन पूछा है, तो मैं हाइपरटेंशन बीपी लेते हुए पूछूंगी, मेरा टाइम बच जाएगा। बीएमआई तो चेक करना ही है ना, तो डायबिटीज, वूंड प्रॉब्लम हो, यूटीआई का आप पूछ सकते हो। जॉन्डिस तो देखना ही है ना, तो हेपेटाइटिस का पूछ लो उससे। पैलर देख रहे हो तो डाइट, आयरन इनटेक, बीटी भूल गए हो, काउंटर चेक लगाओ, ये अब पूछ लो। थायराइड देखते हुए थायराइड के मसले या सिम्टम पूछ लो। ब्रेस्ट देखते हुए मैलिग्नेंसीज की फैमिली हिस्ट्री को कोरिलेट कर लो। ठीक है, एसोसिएशन बनाएं इस तरह से। और सीवीएस देख रहे हो तो काउंटर चेक करो कि मैंने मरीज से पूछा कार्डियक डिजीज का कोई मेडिकल पर्सनल मसला तो नहीं है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो पूछ लो सर्जरी की कोई कभी सर्जरी हुई है, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस कभी हुई हैं। बायोमेनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसी वक्त उससे, लेट्स सपोज आपने बायोमेनुअल एग्जामिनेशन किया है, आपको पता चल गया फाइब्राइड है, इसी वक्त इससे प्लान डिस्कस कर लो, व्हाट शी वांट अबाउट दिस फाइब्राइड। एक फाइब्राइड है जो इनफर्टिलिटी के साथ आया तो ट्रीटमेंट मायोमेक्टमी होगी। एक फाइब्राइड है जो कि एचएमबी के साथ आया और आपको छोटा सा लग रहा है या आपको पिक ही नहीं हुआ और आपको पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, तो उससे मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस कर लो। एक फाइब्राइड इतना बड़ा प्रेशर सिम्टम्स हैं, उससे हिस्टेक्टमी डिस्कस की जा सकती है, तो उसी वक्त भी कर लो। और जनाब ये था हमारा एंड, थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फ्रॉम फॉर टुडे सेशन, कल इंशाल्लाह हमारे बेसिक कोई 10 सेशंस होंगे और जिंदगी सवर जाएगी, ले लो। ठीक है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट नबीरा एट दिस नंबर और दैट्स ऑल, यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। कोई फीडबैक भी है अच्छा चलो बुरा, यू कैन गिव व्हाट यू हैव लर्न टुडे सेशन, फ्रॉम टुडे सेशन। मैम अच्छा फीडबैक है ये कि हिस्ट्री स्ट्रीमलाइन बंदा किस तरह कर सकता है, क्योंकि हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं अनड्यू अननेसेसरी क्वेश्चंस करके। लेकिन ये कि इससे थोड़ा ब्रेन में थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया कि हमने किस ट्रैक पे चलना है और हिस्ट्री किस ट्रैक पे चलते हुए लेनी है। और अगर हम अपना एक ट्रैक, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिकली खुद ही मिल जाएगा। एग्जैक्टली। मैडम एक चीज पूछनी थी, जैसे ग्रुप स्टडी की बात करिए, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई जैसे स्टडी पार्टनर नहीं मिलता या टाइम, तो उसके अपनी तैयारी करनी है। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने जब अपना पेपर पास किया ना, मेरे साथ ना कोई भी नहीं था, आई वाज अलोन। ट्रेनिंग थी कुछ मुल्तान की, शादी हो गई लाहौर में, कुछ लाहौर से की, मुल्तान वाली फ्रेंड्स मुल्तान रह गई और लाहौर वाली लाहौर रह गई, क्योंकि मैं आ गई थी पेशावर। और जब मैं पेशावर आई तो लोगों का जो ग्रुप था वो इतना स्ट्रांग था, वो मुझे पेनिट्रेट ही होने देते थे, मतलब नो अलाउ ही नहीं करते थे। तो अपने 3-3 4-4 टोलियां बनाई हुई हैं, पढ़े जा रहे हैं और फिर पश्तो बोलना शुरू कर देते थे और फिर मैं ऐसे देखती रहती थी। लेकिन लिटरली मैं बहुत मैं कसम खा के आती थी घर से कि मैं छोड़ के जो आई हूँ ना बच्चे पीछे, मैं कुछ सीख के जाऊंगी। और फिर जब कोई मुझे कहता है कि ये मेरे ग्रुप में ना आए, तो आई विल प्रूव देम कि यू विल फॉलो मी, आई विल नॉट फॉलो यू। आई वाज अलोन। मेरे पेशावर के जितने भी लोग मुझे जानते होंगे, वो कोई 50-60 के ग्रुप होते थे और मैं अकेली होती थी, क्योंकि सिर्फ मैं ना मोटिवेशन की बात कर रही हूँ, डेडिकेशन की। आता रहता मुझे तब भी कुछ नहीं था, बट मैं हार्ड वर्किंग करती रही पढ़ती रही। और जब मुझे समझ नहीं आती थी ना, मैं थक हार के, बोलना नहीं आता था, कुछ सुनने वाला नहीं होता था, मैं अपने मोबाइल पे ना रिकॉर्डिंग शुरू कर देती थी कि मैंने ये हिस्ट्री 12 मिनट में क्यों बोली है। पहले तो मैं लिखती थी, पूरी प्लान बनाती थी, टेम्पलेट बनाती थी कि जब मैं बोलूँ तो मैं स्मूथ बोलूँ। फिर 12 मिनट लग गए, फिर गलती कर दी। बंदा अपना जज खुद ही होता है, सबसे अच्छा जज तो बंदा खुद होता है। समझ आ गई कि सही नहीं बोला, फिर उसको डिलीट किया रिकॉर्डिंग को, फिर की टिल दैट कि मैं 8-9 मिनट में एग्जैक्ट जो HOPI बोलने के लायक नहीं हो गई। तो मैं खुद करती रही है,
फिर अच्छे लोग भी मिले, लोग अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छी लड़की है, हम इसको अपने साथ मिला लेते हैं। फिर ग्रुप भी बन गया। फिर अच्छा लगा, क्योंकि आप जब अपने फेलोज के साथ सिंसियर होते हो, उनकी हेल्प करते हो, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना छुपाने वाले, ये छुपाने वाले नहीं बनना। मैंने काफी लोग भुगते हैं ट्रेनिंग में, कोई अच्छे नोट्स है नहीं शेयर करने, कोई नई बात पता है नहीं करनी। हमें तो खैर सर्जरी भी किसी को अच्छी आती है नहीं सिखानी, ये तो कब्र में ले जाओगे नॉलेज, ये कुछ नहीं होता। मेरे वजह से गप्पे मार रही हूँ। मेरे हस्बैंड कल मुझे बता रहे, ही इज डूइंग पीएचडी इन समथिंग आईटी, तो मुझे बता रहे हमारे प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं, जो उनके सुपरवाइजर हैं, वो नासा के उसमें है, ओपिनियन जो पैनल होता है उसमें। कहते वो बंदा इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो फेल है डिलीवर करने में। वो बंदा ही क्या, जो जिसको इतना कुछ आता है, वो अपने जैसे 50 बना के नहीं गया। वो अपने 50 साल के करियर में एक अपने जैसा बंदा नहीं बना सका। जब आप जितना मर्जी आपको अच्छा आता है, जब आप डिलीवर ही नहीं कर सकते ना, यू आर नथिंग। ठीक है, तो आप इस दुनिया से जाओ तो 50 आप जैसे पीछे हों। तो इसी तरह आपने अपने फेलोज के साथ करना है, जो आता है सिखाओ, और जो सिखाओगे फिर सीखोगे। तो 2-3 के ग्रुप बनाओ, उनके साथ सिंसियर रहो, टाइमिंग सेट करो, उनको भी अगर आपसे फायदा होगा तो दे विल ऐड यू। और फिर जो 3 लोग बन गए ना आप, तो टाइमिंग फिक्स करो। ये नहीं कि सारे रोज वार्ड्स में बस्ते लेके भागते रहो। मैं लिटरली हफ्ते में 1 दिन जाती हूँ ना वार्ड, अगर तैयारी कर रही हूँ, तो मैक्सिमम जो डायबिटीज के केसेस मैंने चुन लिए हैं ना, मैंने ले लिए हैं, तो मेरे पास वो 10 हिस्ट्रीज हैं। तो अगले 6 दिनों में मैं बैठ के उनको लिखती थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन डिजाइन करती थी, उनकी जस्टिफिकेशन ढूंढती थी, और उनके मैनेजमेंट प्लान्स बनाती थी, खुद से क्रिएट करती थी वाइवा क्वेश्चंस। और ये 6 दिन भी कम पड़ जाते थे इस एक्टिविटी में। फिर अगले हफ्ते दोबारा जाती थी, और मैक्सिमम केसेस 1 दिन में ले आई हूँ। तो जिंदगी आसान होगी, वरना मैंने देखा है लोगों को सुबह बैग लेके निकलते हैं। मेरी अपनी नंद भी तैयारी कर रही थी उन दिनों में, तो सुबह जाती थी वो बेचारी गाड़ी लेके, और शाम को थकी हारी अब आ रही है। मैंने उसको बोला तुम रोज ना जाओ ना, तुम 1 दिन छोड़ के जाओ, 1 दिन तुम बैठ के अपना मैनेजमेंट प्लान बनाओ, ऐसे तो तुम थक जाओगी। तो बिल्कुल डंकी वर्क है। एंड शी गॉट माय पॉइंट एंड शी पास इट इन वेरी फर्स्ट गो। तो आपने भी ऐसा करना है, स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से केसेस देखने हैं। जैसे ओपीडी में जाना है, सिमिलर केसेस देखने हैं। घर जो बैठने का काम है वो घर बैठ के कर लो ना, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो इस तरह वार्डों में ना धक्के खाते फिरो। और कुछ? हम फाइल्स का भी बता दें, फाइल्स किस तरह बनाए हम लोग। हमने तो इतनी मेहनत की है माशाल्लाह, हर कोई तो नहीं कर सकता। यार मेरी बुक्स काफी हैं, ये जो बुक बनाई रही हूँ ना, मैं हर चीज ऐड कर रही हूँ। और जो सेशन मेरे ऑनगोइंग अब होंगे, यू विल हैव एवरीथिंग। मैंने बोला ना 50 लोग अपने जैसे बना के जाऊंगी। इससे पहले नहीं मरने वाली। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलें, गुड। मेरा रिपीटर्स भाषा के साथ भी सेशन है अभी एनीमिया का। दे पीपल आर वेटिंग फॉर मी, तो टुमारो। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, हाफिज।